तो कुछ जवाब दीजिए। धन्यवाद डीजीपी साहब, श्री मैथिली शरण गुप्त जी। आप हमारे आज के चर्चा में आए और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो आपके प्रश्न हैं वो सदैव से प्रासंगिक हैं। और ये जो प्रयास है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। बस थोड़ा सा एक तरीका जो है वो तरीका एक ऐसा है जिसमें कि हम लोगों को लगता है कि ये तरीका से हम कुछ कर पाएंगे। और ये प्रयास सभी को करना होगा, अपने अपने स्तरों पर करना होगा, तभी कुछ चीजें दिखाई देंगी। रही बात दिशा की है और जो व्यवस्था की है, तो ये जो इकोसिस्टम्स बने हुए हैं ये हर हर एरिया में है, हर इनका क्षेत्र है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, या और कोई हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो। तो ये लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है। और सत्ता पाने से सत्ता बदलने से ये चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा कई बार करके देखा जा चुका है लेकिन हुआ नहीं। तो ये कई स्तरों पे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और उसी के लिए अलग अलग स्तरों पे, सामाजिक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल और धार्मिक लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ केयर लेवल पे, हर लेवल पे हमको लड़ना होगा। तब जाके चीजें बेहतर होंगी, हमारा नहीं तो। हमारा कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं लड़ना होगा। हमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए जी। अपने स्वजनों को जोड़कर एक गिवन मॉडल के तहत हम 100 करोड़ हो सकते हैं। तब ये राजनेता हमें अच्छा भारत देने के लिए विवश होंगे, क्योंकि इन राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से अंग्रेजों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे का सीधा एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, धर्मांतरण हुआ, यह अनुमान लगाना बेहद ही सहज था कि जब ये देश 2 टुकड़ों में बटेगा, वो भी धर्म के आधार पर, तो हत्याएं होंगी और हर तरीके की गड़बड़ियां होंगी। फिर हमारे राजनेताओं के जेहन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि सुरक्षा के क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? जो भारतीय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे, भारत आएंगे, वो जो अपनी जमीनें छोड़ के आएंगे, उनके एवज में उन्हें यहाँ क्या मिलेगा, ये क्यों नहीं सोचा गया? संविधान की डीजीपी, व्यवस्था के विपरीत वक्फ बोर्ड एक्ट क्यों बनाया गया? दस माननीय करोड़ डीजीपी से साहब, अधिक एक लोगों ने। मिनट। हेलो एक हेलो। मिनट, एक सर, मुझे मुझे इस बात को समाप्त कर दीजिए। एक्चुअली वक्फ दीजिए, 15-20। बोलने दीजिए वक्फ डीजीपी बोर्ड सर को। एक्ट जैसे जी। एक्ट को रिपील करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी अनुशंसाएं भेजी। यदि उस अनुशंसाओं पर विचार ही नहीं करना था, तो ये फालतू में अनुशंसाएं ली क्यों गई? फीडबैक क्यों लिया गया? ये ढकोसला क्यों किया गया? यदि वक्फ बोर्ड संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत है, तो इसे स्टेट वे रिपील क्यों नहीं किया गया? क्या हुआ? वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लेता है और एक अर्बिट्ररी डेट 15 अगस्त 1947 तय करता है। जितनी भी आताताई आए हैं वो इस डेट के पहले आए हैं। सभी ने क्रूरता की, सभी ने हत्याएं की, सभी ने बलात्कार किया और भारतीय महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा। इसके शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं। क्या
यह वर्शिप प्लेसेस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को एक संदेश नहीं दिया गया कि हे भारतीय गुलामों, तेरी भारत माता भी गुलामों की माता है। समय समय पर उसके चेहरे पर जो नासूर दिए गए हैं, जो जख्म दिए गए हैं, तेरी भारत माता उन्हीं के जख्मों के साथ जिए और यथास्थिति बरकरार रहेगी। आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं होगा। क्या ये संदेश वर्शिप प्लेसेस एक्ट से आप लोग सुन पा रहे हैं? आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है ये संदेश? वर्शिप प्लेस क्या फंडामेंटल राइट के विपरीत नहीं है, जिसमें आम आदमी से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया गया है? हम कब जो है इतना साहस जुटा पाएंगे जब इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। यदि हम चर्चा करने का साहस नहीं रखते हैं तो हम अच्छा भारत को बनाने का और पाने का भी साहस नहीं रखते। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जो है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य, जिसमें भारत का हर नागरिक समृद्धशाली और खुशहाल हो जाएगा, भारत के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल का रोजगार, व्यवसाय और उद्योग मिलेगा, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, हुनर और टेक्निकल ज्ञान मिलेगा। भोजन का एक ऐसा अनूठा मौलिक अधिकार मिलेगा जिसमें केवल अन्न ही नहीं, फल फूल, सब्जियां, दूध, दही, घी, और वो भी असली वाला, शहद और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी। स्वास्थ्य का एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसमें सभी पैथियां आपकी सर्विस पे होंगी और हर भारतीय के पास एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर होगा, और ये व्यवस्था उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है। और इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा और ना ही टैक्स पेयर मनी का उपयोग किया जाएगा। आगे चल के भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के मॉडल से ही 20 गुना ज्यादा सब पैसा पहुंच जाएगा। भारत में ना डायरेक्ट टैक्स होगा ना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ऐसा अद्भुत भारत जमीन पे जब उतारा जा सकता है तो इस पे हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपने स्वजनों को जोड़कर 100 करोड़ क्यों नहीं हो रहे हैं? इन राजनेताओं को विवश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये राजनेता जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण मापदंडों के आधार पर दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धनबलियों को क्यों चुन रहे हैं? हम किस शास्त्रार्थ में बिजी हैं? क्या हम स्वयं अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने स्वजनों को जोड़कर 100 करोड़ नहीं हो सकते? हमें लगता है कि इस पर विचारण करने की आवश्यकता है। आप लोगों का क्या विचार है? बिल्कुल, इसी पे विचार नहीं और इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास है। अ, अभी आज आपसे काफी दिन बाद चर्चा हो रही है इस विषय पर। हमारे अन्य साथी भी हैं। ये जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य हैं, ये लक्ष्य की अभी डॉक्यूमेंट इस ग्रुप में डाला जाएगा और उन पर भी बात किया जाएगा। लेकिन एक जो आज का कार्यक्रम का जो स्वरूप है, जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, उसके फ्रेमवर्क में हम लोग बात करेंगे और जिसमें 100 लोग, हर व्यक्ति जोड़े तो ये कोई ज्यादा भी जोड़ सकता है और कोई थोड़ा कम भी जोड़ पाएगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और साथ ही साथ इस पर एक स्वस्थ चर्चा हो जाए, वो एक प्रयास होगा, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति जो भी यहाँ पर भी जुड़ा है, जिनको नहीं पता है, वो भी इनको समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे।
तो वो मैं अभी डॉक्यूमेंट दोनों चैट ग्रुप में डाल दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा, तो लोगों को उसको देखने और समझने में आसानी होगी। और जो हमारा कार्यक्रम है और जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया है, इसके बीच में किस तरह से सामंजस्य बना के इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है और साथ ही साथ इसके लिए काम किया जा सकता है, वो एक प्रयास होगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, सब अपने क्षेत्र में काफी सभी ने काम किया है। अ, तो उन सबकी राय और साथ ही साथ वो जो अभी नहीं जुड़े हैं या किसी कारण से कई बार नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन सबसे भी साथ में लेकर के इस चर्चा को और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा श्री जी से, श्री जी आपने शुरू किया था, तो इस चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज एक परिचर्चा है और सभी लोग इसमें भागीदारी करें। तब तक मैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आपको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। श्री जी। तो जैसे आज का मुख्य विषय ब्लॉक लेवल पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो जी सबसे पहले तो मुझे ऐसा रहेगा कि हम जितने भी साथी हैं, जो भी अपने अपने स्तर पे जहां जहां काम कर रहे हैं, इधर रखा था, हम अभी लोग मैंने देखा था। हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन दोस्त हैं जो अपने अपने जहां भी हैं उस ब्लॉक लेवल पे एक उत्प्रेरक के रूप में जो कुछ भी करना चाहते हैं, पहले उनसे सुना जाए कि मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ, ये कर रहा हूँ और ये करने की क्षमता रखती है। और उस पर हम लोग आपस में मंथन करें कि हर एक ब्लॉक में एक आदर्श रूप में क्या क्या चीज, छोटे छोटे पॉइंट्स हों जिनसे हम लोगों को बात करनी है। ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कौन व्यक्ति क्या काम लेगा, कैसे लेगा, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो पहले तो जानना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो ब्लॉक लेवल पे एक्टिवली काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं हूँ अपने लेवल पे जहां भी हूँ, मुझे अभी ब्लॉक का भी पता नहीं है, तालुक का पता है, बात हो रही थी कि मैं और मेरी टीम एक ब्लॉक लेवल पे हम काम करना चाहते हैं। उसी तरह से जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं, पहले अपनी विलिंगनेस में फिर एक रूपरेखा मिल के तैयार किया जाए। जैसे मैथिली शरण गुप्ता जी आज आ गए हैं, उनका भी आशीर्वाद लिया जाए, उनसे भी सहयोग लिया जाए और उनके मार्गदर्शन में ही ये काम हुआ जाए। थैंक यू। धन्यवाद श्री जी। अ, ये जो ब्लॉग है वो पहले भी लिख के दिए गए थे, हमारे साथियों ने दिए हुए हैं। उसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। मेरा जो ब्लॉग मैंने जो लिया था वो एक देवमई ब्लॉग है। ये कानपुर के बॉर्डर पर है। उसको मैंने अ, लेने का सबसे बोला है और उसमें 2 प्रोग्राम हैं। उन पर काम अ, मतलब उसमें शुरू हो चुका है। अब उसको 5 साल का प्रोग्राम है, तो उसको मैं बताऊंगा किसी दिन फुर्सत में, लेकिन देवमई ब्लॉक है ये। इसमें 98 विलेजेस हैं और 67 के करीब विलेज पंचायत्स हैं। तो पॉपुलेशन वही लगभग 2,15,000 के करीब है। तो ये ब्लॉक मैंने अडॉप्ट किया है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, अन्य साथी भी जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा कि अन्य साथी बारी बारी से आएं और अपने विषय को रखें। और ये जो डॉक्यूमेंट मैथिली शरण जी के हैं वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। जी। श्री जी आप मॉडरेशन करिए, मैं तब तक और वो करता हूँ। श्री जी। जी, हम लोग 11 लोग हैं। 11 में से 2 सदस्य ने तो बोला कि मैं इस ब्लॉक में एक्टिव हूँ। बाकी 9 सदस्य भी कहीं जहां भी एक्टिव हूँ, जो भी काम कर रहे हूँ, अगर आपके पास ये स्पेयर क्षमता है कि सही गाइडेंस के साथ, सही सहयोग के साथ मैं अपने ब्लॉक में कुछ करना चाहता हूँ, तो वो भी हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के हम एक योजनाबद्ध तरीके से हर ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा शुरू करें। आपस में सलाह करते रहें कि क्या हो रहा है, क्या और होना चाहिए। सब चीज का इफेक्टिव फीडबैक टाइमली देते रहें और मैथिली शरण गुप्ता जी से जैसे काबिल व्यक्ति का आशीर्वाद और सहयोग लिया जाए हमेशा। थैंक यू। और कोई भी अन्य साथी, कोई भी। हाँ, मैं बजीराज हूँ। अ, अ, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और
मैंने वैसे 10 ब्लॉकों का सूची दी है अभिषेक जी को, परंतु एक ब्लॉक में अडोप्ट करूंगा, बैजनाथ ब्लॉक। बैजनाथ में 56 पंचायतें हैं और 105 पोलिंग बूथ हैं, 90,000 की आबादी है। तो यहाँ हम आरंभ करेंगे। वैसे हमने शुरू किया है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तीसरी सरकार, तीसरी सरकार जो संविधान का में ग्राम सभा को तीसरी सरकार माना है, तो हम उन पंचायतों में जाकर के ये अभी से हमने शुरू कर दिया है काम। तो इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर कैसे उठे, फिर महिलाओं महिलाओं के विकास और महिलाओं की जो भागीदारी, युवा जो इसमें युवा जो है वो नशे के लत में फंसते जा रहे हैं। हिमाचल में नशे का बड़ा प्रचलन हो गया है, तो युवाओं के कृषि सेंसिबल करके उनको नशे से किनारे करना और सामाजिक उत्थान के लिए जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। थैंक यू माननीय और बलदेव राय जी। और कोई भी साथी? बहुत अच्छा। कम से कम 3 ब्लॉक में हम लोग शुरू करते हैं, और भी आगे। मुझे तो लगता है कि कम से कम 11 आज हम जरूर उत्प्रेरक के रूप में अपने अपने जहां भी हैं, और श्री फिर जी, हम आसान। हमारे पास 73 ब्लॉक्स का डिटेल आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आज जो शामिल हैं उनमें से कुछ साथी शामिल हैं, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं होता है इस मीटिंग में जुड़ पाना। 73 ब्लॉक्स हैं ऑलरेडी। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। जी। हाँ, अभी कर। पर जी, जी मैथिली शरण जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? मेरी एक प्रार्थना है कि ढेर सारे लोग बाग ढेर सारे काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें। उसके साथ साथ क्या वो एक अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं क्या? एक प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहता हूं। उससे क्या रहेगा, जैसे मैं लंबे समय से मीटिंग में सम्मिलित नहीं हो पाया हूं, लेकिन अभिषेक जी का मुझे इनवाइट जरूर मिला है। और मैं उस इनवाइट में ये देख रहा था कि हर मीटिंग में किसी न किसी सब्जेक्ट विशेष को लिया जा रहा है। इससे एक चीज ये स्पष्ट होती है कि ढेर सारे सब्जेक्ट पर हमारे ढेर सारे साथी बड़ी तन्मयता से, बड़े समर्पण भाव से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। यदि इन्हीं सब साथियों को जो भी वो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसके साथ साथ वो एक अच्छे भारत का संकल्प ले लें, और यदि उनके नाम और नंबर अभिषेक जी मुझे उपलब्ध करा देंगे, तो उनके नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है, अच्छे भारत का संकल्प समूह। और उन्हें उसमें पब्लिक को नहीं जोड़ना है, अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम लोग जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है। क्योंकि हम कई बार ये बात करते हैं कि साहब हम तो ठीक हैं, पब्लिक ठीक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पब्लिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर कोई किसी न किसी परिवार का सदस्य है, किसी न किसी का रिश्तेदार है, किसी न किसी का मित्र है, किसी न किसी का पड़ोसी है, किसी न किसी संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यदि हम उस अप्रोच से लोगों को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो सकते हैं। और हम अपने लेवल पे जो भी छोटे प्रयास करेंगे, वो प्रयास तब तक मायने नहीं ले पाएंगे, तब तक जो है वो अ, फलीभूत नहीं हो पाएंगे, जब तक हम जो है एक इकोसिस्टम प्रोवाइड ना करें। मेरी पूरी प्रॉब्लम जो है वो उस इकोसिस्टम को लेके ही है। आज हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वह अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और भारतीय गुलाम अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती ना दे पाए, इस उद्देश्य से इसका ताना बाना बनाया गया था। ये सभी कानून 1860 के आसपास बने हैं, जिनका उद्देश्य था
भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, माननीय, शोषित एक करना। मिनट विराम लेंगे, एक मिनट जरा विराम लेंगे। जी जरूर। अभिषेक अभिषेक जी। हेलो। हेलो अभिषेक जी। मैं एक छोटी सी प्रार्थना सभी लोगों के लिए रख रहा हूं। इसके बाद फिर आप गुरुदेव, मैं लोग आपसे सिर्फ 1 मिनट चाह रहा था। जी ये दस प्लीज। ब्लॉक पंद्रह अडॉप्शन, ऐसा है, ब्लॉक अडॉप्शन का जो ये चला हुआ है ना काम, इस पर बात करो आज। बाकी जो बातें हैं वो तो ठीक है, आपकी बातें, आपकी पीड़ा जो है वो ठीक है, पर नहीं। ये तो बड़ा नहीं, मैं लंबा काम सूद है आप ना। उस साहब, पर बात करते रहिए, मैं तो एक छोटी सी प्रार्थना रख रहा हूँ। वो सूद चलो ठीक है, साहब, आपकी इस बात। ब्लॉक से ऊपर मेरा संबंध नहीं अनुरोध रखती है, है। मेरा हाँ। अनुरोध है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी बात रख रहे हैं, पहले हमें उसको सुनना है। जो 21 महालक्ष्य हैं और जो 5 मौलिक अधिकार हैं, उसको समझना है। और ये जो कार्यक्रम है वो तो है ही, ये तो वो चीजें हैं जो उसमें जोड़ी जा सकती हैं और उनको लिया जा सकता है। क्या चीज हम ले सकते हैं इसमें, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। 21 पॉइंटर एक प्रोग्राम हम लोगों ने भी बनाया। और अभी ये जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य हैं जिन पर आपने ये एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया और जिस पर आप लगे हुए हैं करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट की तरफ से, तो जब तक ये साथी थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वो एक समझ और सामंजस्य बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो वो जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य हैं, वो एक बार फिर से इनको बता दिए जाएं। मेरा आपसे भी आग्रह है, और मैं वो डॉक्यूमेंट भी सबको शेयर करने वाला हूं, मैं निकाल रहा हूँ। जी तो क्या धन्यवाद। हम उस डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे ले आएं जिससे कि लोग हाँ, बाग उसे देख मैं मैं पाएंगे? मैं मैं प्रयास करता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तब फोन तक पर जब हूँ। तक ये डॉक्यूमेंट आता है, मैं छोटी तब सी पृष्ठभूमि में ये रखना चाहता हूं कि हम सब लोग विभिन्न फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग गौशालाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कीटनाशक और अन्य हार्मफुल केमिकल के कारण जो नुकसानदायक प्रभाव हो रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। कई लोग जो है वो स्लम एरिया पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अंडरग्राउंड वाटर पे काम कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें। उसके साथ साथ यदि अभिषेक जी मुझे उनका डाटाबेस अवेलेबल करा देंगे, उनके नाम और नंबर हमको अवेलेबल करा देंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि उनका एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें वो रहें और वही एडमिन होंगे। उन्हें अपने लोगों को जोड़ना है और वो जो काम कर रहे हैं उसको भी उसमें शेयर करें। और क्राइम फ्री भारत के 5 महालक्ष्य, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से यह देश कैसे बदलेगा, इकोसिस्टम कैसे बदलेगा, हम कैसे टैक्स मुक्त भारत बना पाएंगे, कैसे कर्ज मुक्त भारत बना पाएंगे। और इन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए हमें भारत सरकार के धन की आवश्यकता नहीं होगी, हमें टैक्स पेयर के पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें धन का निर्माण की व्यवस्था है। और वो धन का निर्माण आज जो हम करेंसी नोट छाप रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो हम आज पेपर करेंसी छापते हैं वह है इन्फ्लेशन, दैट इज मुद्रास्फीति, और डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जिसको हम अवमूल्यन कहते हैं, इन दो चीजों के लिए जिम्मेवार है। यदि आप याद करें तो आरबीआई पहले जितने नोट छापती थी उतना सोना रखती थी, और उसका एक आश्वासन हुआ करता था कि इस पैसे के खिलाफ जब भी आप हमसे सोना चाहेंगे तो आपको सोना मिल जाएगा। पेपर करेंसी सिर्फ एक माध्यम थी जिससे कि हम अपने ट्रांजैक्शन सुविधा के साथ कर सके। समय के साथ साथ गोल्ड स्टैंडर्ड बंद हो गया, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बंद हो गया। अब नोट छापने के और जो आज का मॉनेटरी सिस्टम है, जो आज का करेंसी सिस्टम है,
उसके बहुत स्ट्रांग मानक शेष नहीं रह गए हैं, उसका बहुत जोर से दुरुपयोग हो रहा है। हमारे सिस्टम में जो हम बात कर रहे हैं, हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह एक एसेट स्टैंडर्ड को लेके आए हैं। और जितनी भी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, दे आर एसेट्स, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपदाएं हैं, दे आर नेशनल एसेट्स। और उन एसेट्स के इक्विवेलेंट धन का निर्माण होगा। और चूंकि इंटरनेशनल अरेना में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने उसके लिए एक डिफरेंट जो है डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव किया है, जिसका नाम भारत विकास निधि रखा है। और ये भारत विकास निधि एक कॉन्क्रीट एसेट के अगेंस्ट क्रिएट होगी, लिहाजा इसका मानक रुपए की तुलना में बहुत ज्यादा जो है ना बेहतर होगा। और यही कारण है कि भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका पूरा एक डेवलप्ड मॉडल है। तो जो राष्ट्रीय संपदाएं हैं, ये 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए राष्ट्रीय संपदाओं का प्रयोग किया जाएगा। ये जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य उन लोगों को भी मिलने वाले हैं जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। तो इसको जमीन पर उतारने के लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो हर व्यक्ति के अकाउंट के पीछे एक कल्प वृक्ष अकाउंट बैठ जाएगा। और जब आपको इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो बिना मांगे कल्प वृक्ष अकाउंट से आपके पास वो पैसा अपने आप पहुंचेगा। और जब आप कमाएंगे तो कल्प वृक्ष अकाउंट को अपने आप वापस हो जाएगा। अब यदि हम एक वजह ये मान लें कि जो कमाने वाला व्यक्ति है वो नहीं कमा पा रहा है, या उसको लग रहा है कि जब उसे कल्प वृक्ष अकाउंट ही मिल गया है तो हम क्यों कमाएं, कुछ लोगों का सोच ये भी बन सकता है। वैसी स्थिति में उसमें एक कल्पवृक्ष अकाउंट की तरफ से एक इंटरवेंशन शेड्यूल्ड है। वो जो है आपके घर पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम आपके यहां भेजेगी। और जब आप टीम वहां पहुंचेगी, तो चूंकि सामने वाले को मालूम है कि उसने कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा उसको आया है और वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है, लिहाजा इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे लगे कि ये पैसा लेने आया है। तो जो कल्ब्रिज अकाउंट की एक्सपर्ट टीम है, वो कहेगी कि भाई साहब, हमारा कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है और हम आपसे पैसा मांगने नहीं आए हैं, हम तो आपको समृद्ध बनाने आए हैं, हम तो आपके पोटेंशियल को नापने आए हैं। तो आपसे चर्चा करके पहले वो पोटेंशियल को नापेंगे और फिर पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए माइलस्टोन तय करेंगे। और हर माइलस्टोन के लिए क्या शिक्षा चाहिए, क्या हुनर चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो माइलस्टोन वाइज उसको दी जाएगी। और इस प्रक्रिया में जो भी अपनी भूमिका निभाएंगे, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो एजुकेशनल मॉड्यूल देने वाले हों, चाहे वो स्किल सेट का अभ्यास कराने वाले हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी का अभ्यास कराने वाले हों, सबका रियल टाइम भुगतान हो रहा है। और उस समय भी हो रहा है जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। हाँ, केवल फर्क इतना है कि लगी पैसा कमाई का कल्पना जब अकाउंट वो से आ जा पता। रहा है और उससे भुगतान हो जा रहा है। अभिषेक जी, जैसे ही आपका वो रेडी हो जाएगा तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं वो पॉइंट वाइज जो है ना उस पर कार्रवाई बात कर सकेंगे। हाँ, अभी मैं इसलिए जनरल बात कर रहा था। तो वो नीचे जहाँ गाड़ी मेरा खड़ी है ना, निवेदन ये है कि हम जो काम कर रहे हैं गाड़ी नीचे उसको खड़ी है जहाँ करते रहें, मेरी वाली, वो अपने लेफ्ट से में जुड़े मुड़ना लोगों है को जोड़ने की वहाँ। कोशिश करें। और हम जो है अपने राजनेताओं को विवश कर पाए कि वो इस इकोसिस्टम को बदलें, उस प्रशासनिक व्यवस्था को बदलें जिसमें हम जैसे लाट साहब डीजी होते हैं। तो आज एक चपरासी से लेके डीजी, चीफ सेक्रेटरी, ये सभी इस व्यवस्था के लाट साहब बन गए हैं। केवल आम जनता एक गुलाम बनी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस व्यवस्था के तहत बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी विधिक जिम्मेवारी का भी पालन नहीं हो रहा है।
और पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था में इतना लचीलापन था कि कम से कम वो पब्लिक को सुनते थे। आज की प्रशासनिक व्यवस्था में तो इतना बदलाव आ गया है कि वो आम आदमी को अवेलेबल नहीं है। मोबाइल होने के बावजूद भी वही नंबर उठता है जो उनके लिए उपयोगी होता है। आम जनता को अधिकारियों की एक्सेस खत्म हो गई। तो मेरा सोचना ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसे करते रहें, उसके साथ साथ अपने स्वजनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में यदि हम स्थापित होंगे तो हमारी संख्या 100 करोड़ बड़ी आसानी से चंद दिनों में पहुंच सकती है, यदि हम संकल्प और शपथ के साथ ही काम करें। तो यदि हम ऐसा कर पाए तो फिर राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। वो हमें वो भारत देने के लिए विवश होंगे जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत हमें मिलना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस मॉडल में उनको पराजित करने की व्यवस्था भी है। तो जहां हम आइसोलेटेड सब्जेक्ट एरिया में जो अभी काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वो आगे इन 21 लक्ष्यों के लिए बहुत आवश्यक काम बनेगा। और आप लोग जो ये सब काम कर रहे हैं, यही लोग जो है टास्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे, जो उन मॉडल्स को रिफाइनमेंट करने की पहली जिम्मेवारी होगी। क्योंकि ये जो भी चीज हम कह रहे हैं, ये कोई भी चीज थोपी नहीं जा रही है। तो अभिषेक जी ने उसको ले आए हैं, तो मेरे ख्याल से हम जनरल चर्चा को विराम देके अब हम मुद्दे की बात कर सकते हैं। अब हम जो है उसकी बात कर सकते हैं। तो अभी जैसे जो हम बात कर रहे थे कि 140 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उसको मैंने समझाने की भी कोशिश की। हमने उसमें यह भी बताने की कोशिश की कि इसमें कोई फ्रीबी की व्यवस्था नहीं है। इसमें सबको, जो भी अपना काम कर रहा है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन देने वाले हों, चाहे वो हुनर देने वाले हों, चाहे वो आपका टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज देने वाले हों, उनको रियल टाइम भुगतान होगा। और वो भुगतान तब भी होगा जबकि सामने वाले के जेब में पैसे नहीं हैं। केवल फर्क इतना है कि कल ब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ रहा है और कल ब्रिक्स अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में आके उसके अकाउंट से भुगतान हो रहा है। और जब ये व्यक्ति इसको अपने पोटेंशियल का रोजगार, व्यवसाय और उद्योग मिल जाएगा, तो फिर ये जो कमाएगा तो सबसे पहले कलब्रिक्स अकाउंट का पैसा पटेगा और इसके बाद जो है वो समृद्ध भी होगा और खुशहाल भी होगा। इसका जो दूसरा पॉइंट था शिक्षा वाला, वो पहले पॉइंट से हमने इंटीग्रेट कर दिया है। शिक्षा के 3 हिस्से किए गए हैं। पहला हिस्सा है एजुकेशन, दूसरा हिस्सा है स्किल सेट, दैट इज द। मैं इसको जो हमने अभी प्रेजेंटेशन अपलोड किया है, इसको एक बार अगले 2 से 4 मिनट में पॉइंट वाइज उस पर एक बार मैं या आप उसको बोल दीजिए तो मेरे एक ख्याल से बार। आप बोल दीजिए और आप, जी मेरे ख्याल से आप बोलेंगे और आप कहेंगे तो मैं 1 आध मिनट में उसको समझा भी सकता हूं। जैसा जी आप सलाह देंगे वैसा कर लेंगे। जी जी, ठीक है, मैं बोलता हूँ। पहला है कि सभी को, ये जो है हमारे 5 मौलिक अधिकार जो आपने लिखे, इसमें डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, सभी 140 करोड़ भारतीयों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। पहला पॉइंट ये है, उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। पोटेंशियल को रियलाइज कराने वाली शिक्षा व्यवस्था, दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा मौलिक अधिकार है ये। तीसरा है सभी पैथियों को समाहित करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तीसरा मौलिक अधिकार है। चौथा है अ, अन्न के साथ फल, सब्जी, दूध, दही, शहद व जीवन वर्धक औषधियां भोजन के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल होंगी, निहित होंगी। ये चौथा मौलिक अधिकार है। व पांचवा है समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार। समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। ठीक। तो ये 5 मौलिक अधिकार जो हैं,
इन पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। सभी के पास ये डॉक्यूमेंट जा चुका है, मैं इसको अपलोड भी कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद वो 21 महालक्ष्य पर हम बात करेंगे। तो मैं आप आदरणीय आपसे आग्रह करूंगा कि इन 5 मौलिक अधिकारों पर क्रमवार सभी को बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं आपसे पहले की बात कर रहा हूं, जो कि पहला मौलिक अधिकार है, पोटेंशियल। हर भारतीय को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, राइट। जो उसको अपने पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उसमें रोजगार अकेला नहीं है, उसमें व्यवसाय भी है, उसमें उद्योग भी है, उसमें जॉब भी है। और इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इसकी इसकी शुरुआत होती है पहले पोटेंशियल को नापने की। तो वो एक्सपर्टाइज डेवलप की जाएगी, वो मॉडल्स पहले काम में आएंगे, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है व्यक्ति विशेष के साथ बैठ के उसके पोटेंशियल को नापने की कोशिश करेगा, पहला स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्या क्या माइलस्टोन होंगे। तो वो सीधा पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए वो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, जितने भी माइलस्टोन बीच में बनाए जाएंगे, उनको रियलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। पहले माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, जो हुनर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो उसको दी जाएगी। और इसमें से कोई भी चीज फ्री में नहीं होगी, कोई भी चीज भारत सरकार के खर्चे पे नहीं होगी, कोई भी चीज टैक्स पेयर के मनी से नहीं आएगी। इसके लिए जो है, उसके खाते में पैसे ना होने पर भी कल ब्रिक्स अकाउंट से फ्लो होगा और उसके अकाउंट से भुगतान होगा। और इसका पेमेंट जो है, जब वो कमाएगा तब हो जाएगा। देयर इज नो टाइमलाइन फॉर दैट। इस अकेले उसमें यदि आप देखें तो इस चीजों को 144 करोड़ का पोटेंशियल का आकलन करना, उसको माइलस्टोन में बांटना, उसको शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी को देना, इटसेल्फ विल बी ए फिनोमिनल जॉब, जिसमें कितना रोजगार पैदा होगा आप अनुमान लगाइए। जो दूसरा पॉइंट शिक्षा है, उसको हमने अब शिक्षा की को 3 भागों में बांटा है: शिक्षा, स्किल सेट और टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल इनेबलिंग। इन तीनों को इंटीग्रेट करके हमने शिक्षा कही है। तो अभी जो शिक्षा में आप एडमिशन लेने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सभी 144 करोड़ लोगों को वो शिक्षा देना है, तो फिर कंपटीशन की जरूरत क्या है? और शिक्षा जो हमें देना है, वो पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा देना है। तो इसमें एक चीज जो समझने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमें जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कट थ्रोट जो है ना, रट्टाफिकेशन है, वो खत्म हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला स्किल सेट और उसको के पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली जो टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है, ये तीनों चीजें उसे मिल जाएंगी। अब सर्वाइवल के लिए भोजन सबसे जरूरी होता है। तो आज जो भोजन उसे मिल रहा है, वो विषाक्त भोजन कर रहा है। तो इस मॉडल में जब आप आगे जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है, वो जैविक में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके लिए जितना जैविक पदार्थ चाहिए, जितना बायोमास चाहिए, उसको पैदा करने की व्यवस्था भी उसमें है। और यदि एक डॉक्यूमेंट मैंने, मुझे मालूम नहीं मैंने आपसे शेयर किया है कि नहीं किया है, मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने कहा है कि किसानों की आमदनी
5 गुना होगी और किसानों की सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने खेत पर काम करने वाले मजदूरों को भी नहीं चाहिए होगा, उन्हें कुछ नहीं करना होगा। वो यहां से हम जो पोटेंशियल का रोजगार से जो एक्सपर्ट्स पैदा करेंगे, उन्हें एग्री प्रोफेशनल्स कहेंगे, वो वहां खेत पे पहुंच जाएंगे। तो सभी डिसीजन किसान लेंगे, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए हम किसान को जो है ना तंग नहीं करेंगे, हम अपने एग्री प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करेंगे और उन एग्री प्रोफेशनल्स के काम का भुगतान भी किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना है। वो ये तय करेंगे कि उन्हें कौन सा बीज डालना है, उसको उत्तम उत्कृष्ट क्वालिटी का बीज लेके जो है ना एग्री प्रोफेशनल्स पहुंचेंगे, उस बीज का भुगतान भी किसानों को नहीं करना है। उसके क्षेत्र के हिसाब से जितनी जैविक खाद, केंचुए की, इसकी उसकी, माइक्रोब्स एटसेट्रा, वो जो है ना उसके खेत पर पहुंचेंगे, उनको अप्लाई करने वाली टीम पहुंचेगी, उसका भुगतान भी किसान को नहीं करना। इसी प्रकार जो है कटाई के लिए क्वालिटी की जो चेकिंग है, उसके लिए, पैकेजिंग के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए एक्सपर्ट्स टीम पहुंचेंगी। इनमें से किसी का भुगतान भी किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना है। और सबसे बड़े मजे की बात है कि उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मंडी भी नहीं जाना है। जैसे ही उसका प्रोडक्ट उसके खेत से बाहर निकलता है, तो उसे एक एमएसपी उसके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। इसके बाद जो है, जो वेयर हाउस है, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, इन सब के लिए वेल ट्रेन्ड व्यक्ति जो है रोजगार के पोटेंशियल से जो निर्मित होंगे, वो इसके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये लोग कोई भी खाद्यान्न के मालिक नहीं बन रहे हैं, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर बन गए। तो जो वो सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए उनको सर्विस चार्ज मिलेगा, सर्विस फीस मिलेगी, और उनकी रिस्क जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार जो है होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय और क्वालिटी चेक एट द कंज्यूमर लेवल, ये सब सेवाएं अवेलेबल होंगी। और कंज्यूमर जो अभी 5 गुना 6 गुना उसको भुगतान देना पड़ रहा है, उसको 2 एमएसपी से 3 एमएसपी का भुगतान ही देना होगा। और यदि उसके खाते में पैसा नहीं है तो उसको कल ब्रिज अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, तो उसे वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस भ्रम में भी जाने की उसे जरूरत नहीं है। तो इसमें सभी चीजें आपस में इस ढंग से जोड़ी गई हैं कि ये 5 मौलिक अधिकार जमीन पर उतर जाएंगे। अब भोजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो अकेला हम जैविक भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें दूध दही की और घी की बात कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, चाहे उसमें परचेजिंग पावर हो चाहे ना हो, उसके रिक्वायरमेंट का दूध दही और घी मिलेगा। यदि उसके पास पैसा नहीं होगा तो कल ब्रिक्स अकाउंट से भुगतान होगा, और सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा। अब जो है भोजन के साथ अपन आगे बढ़े, उसमें जीवन वर्धक औषधियां वगैरह भी रहेंगी। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो हर व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर होगा। उसको अपने उसमें वो बटन दबाएगा तो हेल्थ वॉलंटियर पहुंच जाएगा, उसके सब सैंपल्स ले लेगा। वो सैंपल्स के आधार पर टेस्टिंग करके सभी एक्सपर्ट्स के पास जो है ना वो रिपोर्ट पहुंच जाएंगी सभी पैथियों की। और वो मरीज से बात बाद में करेंगे, पहले वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि इनके मरीज क्या है, बीमारी का स्टेटस क्या है। हम पैथियों में किसको प्राइमरी रोल अदा करना चाहिए, किसको सेकेंडरी रोल अदा करना चाहिए, किसको टर्सरी रोल अदा करना चाहिए, ये तय करके फिर दे विल कम इन इंटरफेस विद द पर्सन थ्रू ऐप। और वो कौन करेगा? वो डेडिकेटेड वॉलंटियर करेगा। अब जो है उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि आपका बीमारी का स्टेटस ये है, आपको जो है ना, हम जो है ये पैथी जो है ना प्राइमरी रोल करेगी, ये सेकेंडरी करेगी, ये टर्सरी करेगी। इसके लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं दे आर डिस्पैच्ड टू योर प्लेस, आपके घर पे मिल जाएगी। अब एक अपन हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि वो व्यक्ति बटन दबाने में लेट हो गया,
और उसकी स्थिति क्रिटिकल हो गई, वो इतना बीमार हो गया कि इट इज रिक्वायरिंग हिज हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन और मे बी इमीडिएट ऑपरेशन। तो वो व्यक्ति जो है उसको लेने लेने के लिए एम्बुलेंस मूव कर जाएगी, उस व्यक्ति को उसकी तकलीफ नहीं लेना होगी। जिस सेंटर में उस चीज को करने की सामर्थ्य है वहां के लिए वो मूव कर जाएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलरेडी रेडी हो जाएंगे। आपके फिजिकल स्टेटस के हिसाब से स्ट्रेचर या व्हील चेयर वहां उपलब्ध होगी और आपको वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सब एन रूट रेडी होंगे। और इसमें आपके खीसे में पैसे हैं कि नहीं है ये कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तो कलब्रिक्स अकाउंट से पैसे आ जाएंगे और सब भुगतान हो जाएगा। और इस प्रकार भारत के 140 करोड़ लोगों को इनेबल कर दिया जाएगा, उनके पोटेंशियल को रियलाइज कर दिया जाएगा। और शुरू में जो पैसा कलब्रिक्स अकाउंट से लिया गया है, जैसे कि बिना मांगे वो पैसा मिला है, ऐसे ही बिना मांगे वो पैसा वापस चला जाएगा। बिना मांगे पैसा वापस चला जाएगा और जब आपका पूरा पूर्ति हो गया फिर आप जो है समृद्ध होना शुरू करेंगे। और समृद्धि के साथ साथ मैंने एक खुशहाली वर्ड भी जोड़ा है। भारत के 144 करोड़ लोग जो विभिन्न जो है ना रेसेस में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न टेस्ट में जुड़े हुए हैं, इनको खुशहाल करने के लिए कितनी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा और किस किस तरीके की राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा और उससे कितना व्यवसाय, कितना जॉब क्रिएट होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि 144 करोड़ लोग जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। शायद हमें अपने पड़ोसी राज्य जहां पे लोग भुखमरी मची हुई है, शायद वहां से, वहां के देशों से भी हमें शायद कुछ मैन पावर की जरूरत पड़े। ऐसे 5 मौलिक अधिकार हर जी भारतीय को मिलेंगे और तब भी मिलेंगे जब उसके खीसे में एक पैसा नहीं है और वो पैसा हर किसी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है। और उस बात के लिए कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ रहा जी है और कलब्रिक्स अकाउंट से जो पैसा लग रहा है वो टेम्परेरी है, वो फ्री भी नहीं है, क्योंकि जब आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो वो पैसा वापस जा रहा है। जी। अब कोई व्यक्ति मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब कलब्रिक्स अकाउंट में पैसा कहां से आएगा। प्रश्न अब सभी लोगों के ले लेते हैं। जी ये जो 5 आपके मौलिक अधिकार जो आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तो इन पर जो हमारे साथी हैं उनके पास डॉक्यूमेंट भेजा जा चुका है और इस पर जो भी आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न आप मैथिली शरण गुप्त जी से कर सकते हैं। अ, हमारे जितने भी साथी हैं, सबसे पहले मैं श्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं इस पर जो आपके प्रश्न हैं वो आप करिए श्री जी। ये तो बड़ा सुखद अनुभव हुआ। जी 5 मौलिक अधिकार को देने के लिए हमारे पास मैथिली शरण गुप्ता जी एक ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि उनसे जो मांगो मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे समझ में आ रही है मैथिली शरण गुप्ता जी, कि मुझे 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और उनको अपने ये मौलिक अधिकार और उनका कर्तव्य समझाना है, या ये व्यवस्था लागू करने के लिए मुझे भारत सरकार में दबदबा होना है कि मैं जो कहूँ वो हो, या हमारे लोग इस विचार से जो संबंधित हैं वही भारत सरकार। वहां तक पहुंचने की जो कला है, कैसे पहुंचा जाए। आप एक आप, डीजीपी रह चुके हैं। 1 मिनट सुन आपने लीजिए पहले सवाल। सवाल 1 मिनट जी से, जी जी सवाल जी कंप्लीट नहीं हुआ। जी शायद हम लोगों में से सबसे ज्यादा अनुभवी भारतीय प्रशासन का आप रहे हैं। कोई भी व्यवस्था, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हो, सोशल वर्क से रिलेटेड हो, आज इतनी जटिल हो गई है कि हम सपना देख रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये होना शुरू हो जाएगा। कैसे वो होगा, उसके लिए ग्राउंड पे क्या काम करना है, कृपया वो एक्सप्लेन किया जाए ताकि मैं समझूं कि मुझे आज क्या करना है। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि आपको जो है, जो आप आज कर रहे हो उसी को करते रहना है, नंबर एक। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि हमें अपने से जुड़े 100 जनों को, 100 जन मतलब यहाँ पे 100 नहीं, अपने लोग 100 जन, जिसमें हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ना है और अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। इस रणनीति के तहत एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी, विद इन 15-20 दिन के अंदर हम एक नए ऐप के साथ आ रहे हैं जिसमें 5 तरीके की मेरिट लिस्ट भी क्रिएट हो रही है। एक राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट, दूसरा राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट, तीसरा जिला स्तर की मेरिट लिस्ट, चौथा कस्बे स्तर की मेरिट लिस्ट, पांचवा मोहल्ले स्तर की मेरिट लिस्ट और छठवां जो है गांव स्तर की मेरिट लिस्ट। तो गांव स्तर की मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे आएगा वह हम में से, यदि वर्तमान राजनेता हमें अच्छा भारत देने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो फिर हमारा ये व्यक्ति जो है ये पंच सरपंच बनेगा। उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और उसके लेवल का टिकट उसके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। ये व्यवस्था और ये प्रबंध मैथिली शरण गुप्त ने मिशन की तरफ से कर लिया है और इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है जो विधिवत जो है चुनाव आयोग से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कोई राजनीतिक गतिविधि के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि यदि आज के राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं, यदि वो हमारे नियम कानून प्रशासनिक व्यवस्था जिसके मॉडल्स बने हुए हैं यदि वो हमें नहीं देते हैं, तब हम उन्हें पराजित करेंगे। और पराजित करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट हमने मेरिट लिस्ट इसीलिए बनाई है। अब जो मोहल्ला स्तर का व्यक्ति है वो पार्षद बनेगा, जो जिला स्तर का व्यक्ति है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो कस्बे स्तर पे नंबर 1 आया है वो मेयर बनेगा, जो प्रदेश स्तर पर नंबर 1 आया है वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो नंबर 2 और 3 पे आया है वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और राज्यों की चूंकि जनसंख्या अलग अलग है, लिहाजा 15 से लेके 45 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन राज्य वो राज्य के मंत्री बनेंगे और 90 से लेके 400 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द राज्य वो एमएलए बनेंगे। अब हम राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो भावी प्रधानमंत्री होगा। दूसरे और तीसरे लेवल पे जो आएगा वो उप प्रधानमंत्री होगा और 4 से 82 के बीच में जो आएगा वो केंद्रीय मंत्री होगा और 543 जो कि सांसदों की संख्या है, जो 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा वो सांसद बनेगा। और चाहे वो किसी भी पद पर बैठ जाए, इसमें वो गड़बड़ी करने की क्षमता उससे विलुप्त हो गई है क्योंकि नियम कानून में उस तरीके का बदलाव कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट्री रूल्स और विधानसभा रूल्स में एक बदलाव होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ और लेजिस्लेटिव असेंबली ये अपने स्तर पर कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई भी नीति नहीं ला सकेंगे। उस व्यवस्था को 4 चरणों में रिफाइनमेंट की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वो विधानसभा या पार्लियामेंट में पेश की जा सकेगी। ऐसा बिजनेस रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। तो आप जैसे भागीरथी लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत काम किया है वो अपने अपने फील्ड के टास्क फोर्स के हिस्सा बनेंगे और ये मॉडल्स उनके पास सबसे पहले दिए जाएंगे। उस समय जो है वो 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे जो सभी चैनल्स पे रिले होगी और उस 15 दिन की चर्चा से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे इस मॉडल में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और कुछ लोग जो एक्सपर्ट ना होते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट दिखाते हैं उनको हम सूडो एक्सपर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट एंड सूडो एक्सपर्ट्स को भी 15 दिन तक अपने ज्ञान को जो है ना शामिल करने का, एग्जामिन करने का, क्रिटिकली एनालाइज करने का, क्रिटिकली क्रिटिसाइज करने का पूरा मौका मिलेगा
और से उस प्रक्रिया से जो चीजें निकल के आएंगी, उस मंथन से जो चीज निकल के आएंगी, उससे इन मॉडल्स पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। तीसरे लेवल पर पब्लिक चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन उसे अपने लाभ की बातें समझ में आती हैं, तो 45 दिन तक सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में, सभी चैनल्स पर पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा और पब्लिक से ये प्रार्थना की जाएगी कि उसके दिमाग में क्या शंकाएं आ रही हैं उसको वो बताए, उसके क्या कंसर्न्स हैं वो बताए, और यदि उसके दिमाग में इन चर्चाओं को सुन के कुछ सुझाव बन रहे हैं तो वो सुझाव बताएं। तो इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब चौथी व्यवस्था के तहत जो ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ये पार्लियामेंट के बाहर चौथे चरण पे मिलेंगे, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, और उनके द्वारा भी 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करना होगा। और इन सो कॉल, हम इन्हें, आपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद एमएलए कहेंगे, मैं उसे अपनी भाषा में चंद्रगुप्त कहूंगा। तो चंद्रगुप्त के मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और ये चारों चरण के जो जो भी चीजें आई हैं उनका कंपेंडियम बनाकर फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में एक एक बिंदु पर चर्चा होगी, तब वो नए कानून के रूप में सामने आएगा। मैं ये प्रक्रिया इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपने तो जो है ना मेरिट लिस्ट, और वो भी सिर्फ लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट के आधार पर किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, और यदि वो गड़बड़ करेगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इन मॉडल से, इन मौलिक अधिकारों से और इन महालक्ष्यों से खिलवाड़ करने की हिम्मत, औकात और सामर्थ्य इवन देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं होगी। इस लेवल पे मैं थोड़ा सा हमारे जो है ना विराम जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला क्या? नहीं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछें। मेरा जी, प्रश्न है एक अपने मैथिली शर्मा जी, मेरा आपसे प्रश्न है एक। ये जी। जो आपने सारा चर्चा की है, 140 करोड़ लोगों को रोजगार देना, शिक्षा, वो सारा स्वास्थ्य वगैरह, तो ये जो हमारी कर्म की फिलोसफी है, ये तो गौण हो जाएगी यहाँ। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करना अधिकार है। तो अगर सब लोगों को आप ये करेंगे, ये देंगे, तो कर्म कहाँ जाएगा? कर्म और भाग्य तो खत्म हो गया फिर यहाँ। नहीं, मुझे लगता है कि सुनने में थोड़ी सी आपकी त्रुटि हुई है। मैं नहीं नहीं, थोड़ा सुनने में कोई त्रुटि नहीं है, दोबारा उसको, मैं बिल्कुल सुन रहा, मैं मैं बिल्कुल ध्यान दोबारा से सुन उसको रहा हूँ। स्पष्ट कर, मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर देता हूं। नहीं नहीं इसमें नहीं, मैंने कर्म को ही ऐसा है, प्रधानता है। नितिन सर जी, मैं आप सब कुछ सुन लिया कि जी। देखो, भाग्य, कर्म, ये प्रधान है। सबको आप बराबर नहीं कर सकते, है ना जी? भगवान नहीं, बराबर नहीं हम कर सकते बराबर आप। नहीं कर रहे हैं उसको। उसको उसके पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? कर्म है। उस कर्म के लिए हाँ, हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, उस कर्म के लिए हम उसको हुनर दे रहे हैं, उस कर्म के लिए उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और उससे फिर वो कर्म करा रहे हैं, और उससे देश को बड़ा बना रहे हैं। तो ये कौन आपको दे रहा है कर्म जो, ना, मतलब कौन आपको दे रहा है? कर्म, देने कर्म वाली दिखना कौन चाहिए ना। कंपनी है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन देगा, कौन कंपनी है ऐसी जो इस प्रकार करेगी? क्या आपके पास मतलब इतनी क्षमता है कि आपके पास हजारों लोग ऐसे हैं जो इसी काम में लग जाएंगे? हाँ हाँ, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको रिट्रेन करके इसी काम में लगाया जाए। नहीं नहीं, क्योंकि अब तक क्या, देखो, अब मैं लगभग 2 साल पहले आपसे मिला था, और वहाँ मतलब हरियाणा भवन में आपने सारा रखा था, चंद्रगुप्त बनाने की योजना आपने दी थी। तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में कितना, कहाँ तक आप पहुंचे हैं? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम्म, अब हम लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, रोज लोग बाग जुड़ रहे हैं, ये हम्म, सनई सनई प्रक्रिया है। यदि हम अपने संकल्प का पालन करेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर, आप तो बहुत सारे समय से ये बातें कह रहे हैं, 9 दिन से, तो कब कितने 9 दिन निकल गए हैं? तो हम्म, उनके जवाब में मैंने सिर्फ छोटी सी बात उनको समझाई
कि ये बताइए, 100 मीटर की रेस एक सबसे छोटी दूरी की रेस है। यदि धावक स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान की मुद्रा में खड़ा रहे और अपना कदम आगे ना बढ़ाए, तो कितने हजार साल में वो 100 मीटर की दूरी तय करेगा? बलराज सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जरा आप प्रकाश डालें कि उसे कितने हजार वर्ष लगेंगे 100 मीटर जैसी छोटी दूरी पर तय करने के लिए। नहीं, 100 मीटर की दूरी तो आप 5 5 मिनट में तय कर देंगे। वो नहीं दूरी कर तय करना पाएंगे। यदि तो वो नहीं। धावक अपनी लाइन पर खड़ा रहेगा और आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, तो वो हजार वर्ष में भी 100 मीटर की दूरी तय नहीं कर नहीं, पाएगा। देखो, अभी हम कर्म लोगों को। को जगा रहे हैं कि अपने संकल्प को पूरा करो। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जो आप हम्म। काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ साथ अपने स्वजनों को जोड़िए, जिससे हम 100 करोड़ हों। फिर हम अपने राजनेताओं को मजबूत कर पाएंगे, उन्हें 240 से 500 पार करा सकेंगे। और यदि वो इस इकोसिस्टम को लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर हम उन्हें पराजित करके नियम कानून और ये पूरी व्यवस्था बदल देंगे। देखिए, ऐसा है मिथुन जी, ठीक है, आप लगे हुए हैं, आप लगे रहो। यहाँ डाइवर्सन ना हो जाए। जिस काम में हम लगे हुए हैं उसमें डाइवर्सन ना हो, इसके भी ध्यान रखिए आप, नहीं, क्योंकि ये तो। हम कोई डायवर्सन नहीं कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, इसी शिद्दत के साथ, बल्कि इससे ज्यादा शिद्दत के साथ करते रहिए। मेरी तो केवल छोटी सी प्रार्थना है कि अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और अपने स्वजनों को जोड़ लीजिए। बस इतना, हाँ, इतनी हाँ, मदद आप हमारी कर दीजिए। ठीक है। महोदय बाकी, 1 मिनट, 1 मिनट महोदय जी, ये कम जी से कम 10 बार सुन चुका हूँ कि अच्छे भारत का संकल्प लें। इसका मतलब कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम अच्छे भारत के संकल्प में नहीं काम कर रहे हैं। जो आपका कहना माने, आपका जो नहीं, प्रोग्राम को फॉलो करे। हम नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जरा ठीक आप से सुनिए। निश्चित रूप से अच्छे एक भारत का ही मिनट काम कर रहे एक हैं। मिनट मुझे इसलिए एक हम मिनट मुझे आपसे कह दीजिए। रहे हैं कि आप अपना ही काम करते महोदय रहिए, महोदय संकल्प के एक साथ मिनट लोगों को जोड़िए। महोदय 1 मिनट भी आप नहीं दे रहे हैं। हम लोग 11 लोग हैं। जी जी, प्लीज। आप किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। श्री जी, आप बोलिए बोलिए बोलिए, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप भी रियलाइज करेंगे, मैं भी रियलाइज करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, कलेक्टिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। जो आप बार बार कर रहे हैं, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, कलेक्टिव तभी होता है जब दूसरे को मैं इंक्लूड करना शुरू करूं। मेरे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जब तक वो कन्विंस नहीं होगा, आपके साथ क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? आपको ये सीखना है कि कैसे इंक्लूड किया जाए आपको, मतलब हम सब लोगों को। अभी माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि कम से कम आपके जैसे 10 सज्जन भारत में हैं, जो सब कह रहे हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबकी एक भारतीय सरकार बन चुकी है, सब लोग बड़े अच्छे अच्छे काम करें, मेरी संख्या बढ़ जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ग्राउंड पे जो किसान है, मजदूर है, उसकी बातें कहाँ सुनी जा रही? मैं एक आप अच्छा क्या वक्ता हूँ। आप क्या एक उसकी मिनट, बात आधा मिनट, सुनाने की आधा स्थिति मिनट में और, है क्या? आधा मिनट, आधा मिनट और। प्लीज। मैथिली शरण जी, मैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी सदस्य बोलें तो उनकी बात पूरी हो जाने दें। ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आम एक कमजोरी होती है, हो सकता है मेरी भी हो, आपकी भी हो, कि मैं सुनने की बजाय सिर्फ अपनी बातें उसको सुना रहा हूँ, एक्सप्लेन करके हर एक शब्दों में अलग 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 अलग। तो थोड़ा विराम लेके, जैसा अभी अभिषेक ने कहा, हम 11 लोग हैं, 11 लोगों से पहले पूछ लीजिए, जवाब मत दीजिए कि उनका क्या क्वेश्चन है, उनका क्या फीडबैक है। हो सकता है 11 का एक ही सवाल हो, फिर आप जवाब दे दीजिए। तो आई बहुत ओपन सुंदर, इट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्य साथी हमारे हैं यहाँ पर, आचार्य अंतरंग आनंद जी, गोपाल प्रसाद जी, महेश्वरी पांडे जी, प्रदीप जी, राकेश कुमार पांडे जी, राम कुमार जी और अन्य साथी। तो बारी बारी से अपना प्रश्न रख सकते हैं, जो भी आपको इसमें पूछना है। उत्तम सिंह नयाल जी, अ, जो भी आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया गया और वो 5 जो मौलिक अधिकार हैं जो वो थे वो बताए भी गए। तो
अभिषेक, जी आपकी आवाज नमस्कार। कट रही है लाइक। हाँ, उनका नेटवर्क कट रहा है। नमस्कार। आप सभी लोग बारी बारी से प्रश्न अपना रख सकते हैं। सर नमस्कार। गोपाल जी। जी। नमस्कार, जी मैं रमेश राकेश कुमार पांडे जी, बोल आप रहा हूँ। अपनी बात रखें। हाँ जी। जी नमस्कार सर। जी मैथिली नमस्कार। शरण सर जी को हमने अभी सुना, और इनकी बात जो है टोटली पॉलिटिक्स के ऊपर ही फोकस थी। मेरा सवाल आपसे मैथिली साहब ये है कि आप इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़े हैं क्या? हाँ हाँ, लड़ा हूँ। अब मुझे बताएं कि जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, वह स्ट्रैटेजी आपने कहीं पे एक मॉडल के रूप में डेवलप किया है? मेरा ऐसा मानना है कि उसे मॉडल के रूप में जमीन पर उतारने के लिए आपको इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसको नियम कानूनों को बदलना होगा। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना होगा। आपकी जो पुलिस है, जो विधिक कानून के तहत अपना पालन नहीं करती है, अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है, घटिया कानून के तहत भी उसकी अकाउंटेबिलिटी को करना होगा। अदरवाइज आप एक टोटली तरफ से लाटसाबी व्यवस्था, इंसेंसिटिव व्यवस्था, जो कि गुलामों के लिए बनाई गई है, एक मिनट उसमें जो सर, ये आपके प्रयास मैं हैं आपको रोक वो रहा हूँ सर। वो फलीभूत होंगे। सर मैं इसमें आपको रोकना बहुत चाहूंगा। समय लगेगा। और आप इतने बड़े देश में उसे करने के लिए आपका समय, आपका जीवन भी जो है ना कम पड़ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए था। हमें कुछ सवाल आपसे ये पूछने थे। तो उनमें से पहला सवाल तो पूछ लिया आपने। अभी तक कोई मॉडल इंप्लीमेंट नहीं किया। अब मुझे बताएं, सरकार जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, ये ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन में है। और पुलिस और प्रशासन में जो लोग हैं, वो व्यवहारिक पक्ष है, वो एजुकेशनल पक्ष है, और वो इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें जन भागीदारी और प्रशासन दोनों है। उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, और कैसे लोगों को आप तैयार करेंगे? हाँ, उसमें एक पैरेलल में व्यवस्था देना पड़ेगी, जिससे जो काम थाने वाला नहीं कर रहा है वो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर जाके कर देगा। थाने पे जो काम नहीं किया गया उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। टेक्नोलॉजी जो है एविडेंस कैप्चरिंग में मदद करेगी। तो 21 टेक्नोलॉजी से वो एविडेंस कैप्चर हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। मुझे बताएं सर कि अभी आपने आप जो अभी तक बरसों बरस कोर्ट कचहरी के आपने चक्कर लगाते हैं, सर उसकी एक मिनट, जगह कोर्ट कचहरी। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा, और वो भी न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं। और वो न्याय होगा कि जब आप हमको समय देंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि न्याय क्यों होगा, जजमेंट क्यों नहीं होगा। ये विषय एक्सप्लेनेशन पे नहीं हम जानना चाह रहे थे। आप जितनी भी चीजें बता रहे हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखी है। अब मेरे जैसा व्यक्ति अगर आजमगढ़ में रह के हैदराबाद के केसेस को देखता है, तो वो टेक्नोलॉजी और लेटर के माध्यम से ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मेरा कहने का अर्थ है कि जो चीज हो सकता है कि अभी आपके संज्ञान में ना हो, लेकिन ये ऑलरेडी जो जितनी बातें आप बता रहे हैं, ऑलरेडी जमीन पे है, और हम लोग कर रहे हैं। इसको और बेटर क्या कर सकते हैं, मुझे वो बताने की कोशिश करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी, हम लोग जल्दी ही ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे पहले इंडिया जो में। है हमें सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना होगी। आज जो है पदी जिम्मेवारी होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के छह छह जजमेंट होने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जो है ना ललिता कुमारी के केस में 6 बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देयर इज नो प्लेजर डॉक्ट्राइन। यदि कंप्लेंट से, कंटेंट से संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस को पंजीयन करना चाहिए। इसके बावजूद भी 90% केसेस में आदमी को भगा दिया जा रहा है। QR कोड दे दो, ये कृपया और निकाल जो धन्यवाद मैथिली शरण जी, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। और इसमें और रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपका प्रोग्राम है। तो अगर इसमें आपको रिसर्च की आवश्यकता हो, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा एनी टाइम। धन्यवाद सर। जरूर जरूर जरूर। आप लोग जो है अभिषेक जी, यदि आप सब लोगों के यदि नंबर मुझसे शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, और जो काम लेने पड़े डॉक्यूमेंट थोड़ी भी देर। आपसे शेयर करूंगा, और आपसे वार्तालाप भी करूंगा।
लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि सेम इंडिविजुअल यदि जनरल अरे क्लास पढ़ना में अपन आता है बनेगी। तो उसका व्यवहार भिन्न होता है। वही इंडिविजुअल यदि सेकंड स्लीपर में जाता है तो उसका जिसको व्यवहार कोई जो है गीत ना। उतारे वाला। नयाल साहब स्पीकर बंद कर लें कृपया करके, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि एक ही इंडिविजुअल्स इकोसिस्टम के बदलने पर अलग अलग तरीके से पेश आता है। जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा कंडक्ट एकदम भिन्न होता है। जब हम फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं तो हमारा कंडक्ट भिन्न होता है। जब हम जो है जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं तो हमारा व्यवहार भिन्न होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द जिस एनवायरमेंट में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका व्यवहार बदलता है। लिहाजा इसी इकोसिस्टम में जो अंग्रेजों ने बनाया है, आप बेहतरी के लिए बहुत सीमित प्रयास कर सकेंगे। मेरा सोचना यह है कि इस इकोसिस्टम के बदलने की जरूरत है। इस लिमिटेड सिस्टम में भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसरो ने आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए हैं जिसमें 103 सैटेलाइट्स को हमने टैक्सी में जैसे सवारियां भरते हैं ऐसे भर के भेज दिया है। हमारी अधिकांश कंपनियों में अभी जो है सीईओ वो भारतीय हैं। तो एक बात तो भारतीयों ने निश्चित की है कि उनमें दिमाग की कमी नहीं है, लेकिन वो भारतीय कानून नहीं बदल सकते हैं। 78 साल के बाद 3 नए कानून बनाए गए हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। क्या भगवान ने हमको इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं दी है कि हम अपने लिए अच्छे कानून बना लें? क्या हमारे भगवान ने हमको इतनी दिमाग नहीं दिया है कि हम प्रक्रिया को सरल बना दें जिससे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए? क्या हम वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं ला सकते हैं कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके जस्टिस की डिलीवरी से भारत सरकार को 10 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा जो आज वो कमा रहे हैं। उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा, उनको उल्टा पैसा मिलेगा। इट इज डूएबल। हमारे मॉडल में वो सब व्यवस्था है। लेकिन यदि आप कहोगे कि इसी मॉडल में रहते आप बहुत तीर मार लोगे, तो लिमिटेड प्रयास करके छोटे मोटे लाभ, आपको छोटे मोटे एफर्ट्स आप ला पाएंगे। लेकिन 144 करोड़ लोगों को आप उनके पोटेंशियल का रोजगार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। आप उनके लिए मल्टीग्रेन्स, दूध, दही, फल, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वो भी पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं कि आज उनके जेब में पैसे नहीं है। हम उनको आज की जो दीमक भरी व्यवस्था, जहां पर कि लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है आपको दवाइयां दी जा रही हैं, हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं, आपको ब्रीफ नहीं किया जा रहा है, आपके वो टेस्ट कराए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर्स को जो है टारगेट दिए जा रहे हैं कि इतना आपको पैसा वसूल करना है। ऐसी व्यवस्था में सभी पैथियां इंटीग्रेटेड करके डेडिकेटेड वॉलंटियर नहीं मिल सकता है आपको। उसके लिए आपको इकोसिस्टम बनाना होगा। लिहाजा हमने वो मॉडल भी दिया है कि हम अब आज के चुने हुए नेताओं को बेबस कर पाएंगे, और यदि वो बेबस हो जाते हैं तो उन्हें 240 से 500 पार कर देंगे। वो तो 400 के तक बात कर रहे थे, हम तो 500 पार की बात कर रहे हैं। अन्यथा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित करने की व्यवस्था भी इसमें है। लेकिन मेरी एक आदरणीय, प्रार्थना आप लोगों। आ, मेरा आपसे दो प्रश्न है जी जो प्लीज। अभी तक की चर्चा हुई है। पहला ये कि आपके अनुसार आ, व्यक्ति महत्वपूर्ण है या व्यवस्था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो 5
आपके मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य जो आपने तय किए, तो ये किस प्रक्रिया से आपने बनाए थे और किस तरीके से इन पर मंथन करके और इनको फाइनल किया गया था कि यही अल्टीमेट है और इसी में सब कुछ समाहित है? वो क्या प्रक्रिया थी, वो कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक हमारे मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी है कि मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। बहुत दो बहुत प्रश्न है सुंदर मेरे। प्रश्न है। जी बहुत सुंदर प्रश्न है अभिषेक जी। और पहले एक मैं मेरा पहले करोलरी बताना इसी चाहता से, एक मिनट, एक करोलरी हूं। इसी से रिलेटेड दिमाग में रख ले। जी ये जो 5 मौलिक अधिकार जो आपने जी सजेस्ट किए हैं, भारत के मूल जी। संविधान में कहाँ नहीं है? उसमें से एक भी मौलिक अधिकार नहीं है भारत के संविधान में। नहीं, शब्दों एक का भी नहीं खेल है। नहीं, शब्दों एक का भी खेल नहीं नहीं, है। एक भी शब्दों नहीं का है। खेल नहीं, 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 शब्दों शब्दों का का खेल खेल नहीं छोड़ है। दिया एक जाए। भी नहीं है। एक भी नहीं है। इसका मतलब एक कि भी नहीं भारत है। की संविधान, आपका भारत संविधान के लागू होने के संविधान में बाद, एक भी ये मौलिक अधिकार नहीं है रोजगार मान का। नहीं वही, और वो भी आपके पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार कहीं नहीं दिया गया आपको। माननीय आपके यही कह रहा हूं। पोटेंशियल की रोजगार शिक्षा व्यवस्था आपको कहीं नहीं दी गई है। एक तरह से आपका सजेशन ये है कि ये मौलिक अधिकार जब लागू हो तो भारत के संविधान को रिडंडेंट माना जाए। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ वक्त चेंज करिए, इसको बना लीजिए, फिर बाद में समय के हिसाब से जो आपको जहां परिवर्तन करना है वो करते रहिए। अभी तो फिलहाल जो है ना, इसको हमें अपने सब लोगों को देना है, ये लक्ष्य का हिस्सा बनाइए। कागज में तो लिख लेंगे, कागज में लिखना उतना कठिन काम नहीं है। तो मैं अभिषेक जी की पहले पॉइंट पे बात आता हूं, जो उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आपने दूसरा वर्ड यूज किया है, मैं उसे लक्ष्य कहूंगा। तो लक्ष्य और व्यक्तियों में लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य के प्रति संकल्प हो रहा है, व्यक्ति केवल एक साधन है। और प्रक्रिया में यह व्यवस्था की गई है कि चूंकि व्यक्ति जो है वो अपने हित में काम करने लग जाता है, लिहाजा व्यक्ति के जो हित हैं वो छोटे रहें और उसे गड़बड़ी करने का मौका ना लें। लिहाजा लक्ष्य बड़े होंगे। इसलिए जो व्यक्ति जो पद पे बैठा हुआ है वो चौथे चरण पे इन्वॉल्व हो रहा है। 3 चरणों में बहुत सारी गंगा पहले बह चुकी होगी, फिर वो गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये इस प्रश्न का अभिषेक जी आपको जी, जवाब मिल पाया है या मैं उसे और खोलूं? नहीं, मेरा प्रश्न जो है मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो पहला हिस्सा है कि एक व्यवस्था हम परिवर्तन करने जा रहे हैं ना, ये पूरा जो मुहिम है, ये एक व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम है कि नहीं है? देखिए, इसको हम है, 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है लक्ष्य। लक्ष्य को है, जमीन पर उतारने के लिए नियम कानून और व्यवस्था, और फिर उसको हम्म, कराने के लिए व्यक्ति। हम्म। तो सबसे पहले तो लक्ष्य अब महत्वपूर्ण है। मैं लक्ष्य लक्ष्य पे हम सब सहमत हैं। अब अब लक्ष्य के हम बाद बात जो कर है रहे ना, हैं उसके लिए जिसको व्यवस्था, आप मॉडल व्यवस्था कहेंगे जिस और व्यक्ति, एक मिनट। व्यवस्था और व्यक्ति। जी। बेसिकली लक्ष्य के बाद आता है मॉडल्स, जिसको आप व्यवस्था कहेंगे, इकोसिस्टम हम्म, कहेंगे, नियम कानून कहेंगे। ये सब मिलके व्यवस्था बनेंगे। और फिर व्यवस्था जी, को चलाने के लिए आदमी रहेगा। और आदमी में जो अपनी गड़बड़ियां होती हैं, उसके चरित्र में जो गड़बड़ियां होती हैं, उसके जो जो आज के जो है ना चीजों पे जो गड़बड़ियां होती हैं, वो गड़बड़ियां लक्ष्य और व्यवस्था में बाधा ना बन पाए, इसकी इंटीग्रेटेड व्यवस्था होना चाहिए। जिस क्योंकि यदि वो रहेगा तो वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करना चालू कर देगा। ये जी, ये ये दोष हर किसी के पास है। लिहाजा ये जी, जी, 3 चरणों को एक इसी क्रम में रखना पड़ेगा। लक्ष्य, लक्ष्य को नीचे करने के लिए नियम कानून व्यवस्था सिस्टम टेक्नोलॉजी मॉडल्स, ये सब जो है ना एक चीज में आएंगे। और इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, और इम्प्लीमेंट करने वाले और जो नियम कानून बनाने वाले हैं, इनको भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया है। क्योंकि हमारे पास विद्वानों की कमी नहीं है। उनको हम और ट्रेंड करके और अच्छा से अच्छा जो है ना लोग पैदा कर सकते हैं। अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि उसको नियम कानून में डालने वाले लोग नहीं हैं। अभी भी हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम थुपे हुए हैं। हमें जो राजनेता दिए जा रहे हैं वो गलत मापदंड के तहत जो है
छांटे जा रहे हैं और वो गलत रणनीति अपना के उन्हें जिताया जा रहा है। हम फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, गरीबों के वोट खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छे राजनेता नहीं दे रहे। क्या 144 करोड़ व्यक्तियों के देश में हम अच्छे राजनेता पैदा करने की स्थिति में नहीं है, जो संकल्प लेके उसे जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित हों? इसीलिए ये मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है कि जिसमें जी, जो है ना ये दूसरा होगी, जी, वो हमारा व्यक्ति जो जो है दूसरा मेरिट प्रश्न है, जी क्योंकि अगले 15 मिनट में हम ये कार्यक्रम हमारा 9:45 से 9:55 के बीच खत्म हो जाता है। तो जी मेरा जो दूसरा प्रश्न आपसे है आदरणीय, वो ये जी है कि जो ये पूरे 5 महालक्ष्य और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो ये आपने तय किए, ये इसकी प्रक्रिया क्या थी? किस तरह से बनाए थे? ये कैसे बनाए थे? कितना इसमें एफर्ट लगा देखिए, था और कैसे की? पहले जो है ये, चूंकि मैं पुलिस का डीजी था, तो इसका जी। केवल बहुत सीमित दायरा था, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और इसका एक जी। विधिवत प्रस्ताव हमने 2017 में भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने, जो पहले आपको याद होगा कि एक नेशनल पुलिस मिशन का जो है ना कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह की सरकार में पीएम कार्यालय से चलता था, माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो कार्यक्रम होम में आया और होम से अभी बीपीआरएनडी में संचालित है। उसी प्रक्रिया के तहत ये प्रस्ताव 2 साल तक परीक्षण किया गया और 2019 में इसे मान्यता प्रदान करके इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया गया। तब इसका फोकस बहुत सीमित था कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे स्थापित करेंगे। मेरे सुपरएन्युएशन के बाद जब बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह से आई, तब ये इसमें विस्तारित होकर जो है ये 21 महालक्ष्यों पर पहुंच गई और ये धीरे धीरे इसमें रिफाइनमेंट्स हुए हैं। मैं तो उसको कहूंगा कि बहुत सारे कॉस्मिक डाउनलोड भी हुए हैं, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं वो ना मेरी शिक्षा का हिस्सा है, ना मेरे अनुभव का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं से चर्चा से, चिंतन से, डाउनलोड से, जहां भी प्रक्रिया कहा जाए, उससे ये वो निर्मित हुआ है। अब आपके अंतिम उस पे आते हैं कि साहब ये 21 है या इससे, तो इसमें यदि कोई चीज आप कहते हैं कि साहब इसमें क्या ये चीज है, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि यदि उसमें है तो आपको बताएं कि देखिए साहब यहां पर है, इसको विस्तारित करेंगे तो आपका ये चीज इसमें आप देख पाएंगे। और यदि वो उसमें नहीं है और जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि जी। जनता का हित महत्वपूर्ण है, वो संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जी। 21 नंबर एक वैदिक नंबर है, तो फिर उसको रीएडजस्ट करके नंबर को 21 रखेंगे, लेकिन यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आप बताएंगे जो किसी कारण से उसमें समाहित नहीं हो पाई है, तो आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल आइडियाज। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो आपने इतना वो किया। मैं अन्य साथी हमारे हैं, उनसे भी उनके प्रश्न के लिए अनुरोध करूंगा। गोपाल प्रसाद जी, राम कुमार मिश्रा जी, उत्तम सिंह निहाल जी, प्रदीप जी और हमारे आचार्य अंतरंग जी, कृपया अपने प्रश्न पूछें। गोपाल जी। जी नमस्कार। गोपाल जी एक प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ ये सिस्टम से लड़ते रहते हैं और इन्होंने अभी तक 10,000 के करीब आरटीआई डाली हुई हैं और इनको मतलब एक प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पे जाना जाता है। सिस्टम की बहुत अच्छी समझ है गोपाल जी को। जी गोपाल जी। अ, खैर जितना अभिषेक जी ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मामूली कलम का सिपाही हूँ और मेरा अपना मानना है कि देखिए, अ, मेरा तो बैकग्राउंड कंटेंट राइटर का है। शब्दों की कारीगरी और शब्दों का महिमा मंडन और शब्दों की व्याख्या, यही हमारा लाइन है। तो किसी को अर्श से फर्श पे बिठाना, किसी को फर्श से अर्श पे बिठाना,
ये सब कलमकारों के कलम की उपज होती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में 2 प्रश्न केवल मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने माननीय मैथिली शरण गुप्त जी से, कि आप भारत सरकार में पुलिस सुधार के डीजी रहे हैं। आपने पुलिस सुधार के लिए जो रिकमेंडेशंस किए और उससे जो पुलिस सुधार हुआ है, सबसे पहले तो ये जानने की जिज्ञासा है मुझे। पहली बात, क्या सुधरा पुलिस व्यवस्था में, क्या सुधरा, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आपके रिकमेंडेशंस को विभाग ने नहीं माना तो उसका कारण क्या है, यह मेरा प्रश्न है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतने दिनों से अपने फार्मूला को लेके, अपने मॉडल को लेकर के प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपने फार्मूला के अनुसार से, अगर वो जनहित में है तो उसे प्रचारित, प्रसारित और जोड़ने के लिए वो आजाद है। हर कोई का ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। मैं इसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि आपने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सुझाव हैं, वो हमारे इस देश के मुखिया परम प्रिय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और दूसरे जो शख्सियत हैं अमित शाह जी, जो तरी पार से गृह मंत्री बने हैं, तो उनके पास भी आप, मेरी जानकारी के अनुसार आपने अपना मेमोरेंडम वगैरह जो है उनके पास भेजा था। उसका क्या परिणाम हुआ ये आपने किसी को बताया नहीं। अभी तक सार्वजनिक रूप से आपने कभी कुछ कोई इसके ऊपर में डिस्क्लोजमेंट नहीं किया आपने, कि आपने जो अपने सुझाव रखे, आपने जो अपना कभी पर्सनली या प्रतिनिधि मंडल के साथ अगर मिले होंगे अपने इस सुझाव को लेके, मॉडल को लेके, तो उस पे हुआ क्या, यह हमारी दूसरी जिज्ञासा है। तीसरी जिज्ञासा यह है कि अगर मोदी सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार, अगर आपकी मांगों से सहमत नहीं हुआ, जो आपका पर्सनल मांग नहीं है, जनहित का है, नागरिक का है, तो आप मोदी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मोदी का विरोध करने के लिए आपने लोकसभा में क्यों नहीं कदम उठाया और क्यों नहीं शंखनाद किया? आप अगले 5 साल और 10 साल की प्रतीक्षा क्यों किए? यह मेरा उस वक्त भी लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ था, लेकिन आपने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दिया जिससे लगता हो कि आप उसी व्यवस्था को में शिफ्ट होना चाहते थे अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के। आपने कभी बगावत का, कभी विरोध का, कभी प्रतिरोध का, कभी समानांतर और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपने अपने मॉडल को खड़ा करने का दुस्साहस नहीं किया। ये हमारी सबसे प्रमुख शिकायत है, और ये हमारी शिकायत नहीं, ये आम जनता की आवाज है, जो आप अपनी आलोचना सुनना ही नहीं चाहते। वॉल्टेयर ने कहा था कि हमें दूसरों की आलोचना सुनने की भी क्षमता विकसित करनी चाहिए, तभी वो वास्तव में लीडर हो सकता है। अगर हम केवल बटरिंग सुनना चाहते हैं तो सुनते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आदमी उदमी जुड़ने वाला नहीं है। तीसरी बात, ओवर सुपरसीड करना। कभी कभी ये होता है कि काम कोई और कर रहा है, छोटा छोटा, उसको आप अपने शब्दों में, मुझे लगता है कुछ आपको ना उसमें ग्रिप बनाने की जरूरत है। छोटा मुंह बड़ी बात ये होगी, लेकिन क्योंकि एक आलोचक के रूप में मैं आपके हर एक चीज पर पैनी नजर रखता हूं, आप बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है। तो ऐसा नहीं है, हम समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। और बुद्धिमान वही होता है, प्रशंसनीय वही होता है, जो दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। मुझे लगता है कि आप दूसरों के कार्य के मूल्यांकन को बहुत न्यूनतम स्तर देना चाहते हैं, अपने काम को इतना सुपरसीड करना चाहते हैं और हाईजैकिंग करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि छोटे छोटे लोग तो काम करें, बाद में उनके पूरे डेटाबेस के ऊपर में अपना रबर स्टाम्प लगा करके उसका पूरा क्रेडिट हम बटोरे। आप में, आपके इस कार्य में, आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो कार्यशैली है, आप हमेशा अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा की चर्चा करते हैं। यानी आपके फार्मूला पर अगर कोई सहमत हो जाए तो ठीक है, वरना गया भाड़ में। आप कभी भी दूसरों के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते। कभी आपने हमारे जो प्रोग्राम जो लगातार हम लोग इतनी मेहनत से चला रहे हैं, कभी उसमें पार्टिसिपेटर नहीं बनना चाहते। आज आप वक्ता हैं, इसलिए आप इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। आज आपका बात खत्म हो गया, दूसरे दिन आप इसमें जुड़ेंगे भी नहीं, ऐसा मैंने देखा है। और मैं पहले आपके सारे पोस्ट को मैं फॉरवर्ड करता था, मैं हाई रोलर था, मैं सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा था। आप हमारा पिछला प्रोफाइल जाकर के देखिए,
आप कुटुंब ऐप में भी सबसे ज्यादा मैंने जोड़ा था। लेकिन बाद में आपकी जो भाषा शैली है वो कड़वाहट पैदा की। उसको मैंने मूल्यांकन किया तो मैंने देखा कि आप जो है बिल्कुल वो अफसरशाही वाली जो मानसिकता है ना वो आपकी बरकरार है। अगर पुलिस अफसर आईएएस और आईपीएस में ही इतना गुण होता ना तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। दुर्भाग्य है इस देश का कि जब तक लोग अपने पद पे रहते हैं उन्हें सुधार बिल्कुल याद नहीं आता। रिटायरमेंट के बाद पूरा का पूरा सुधार का मॉडल उनके पास आ जाता है। मैं आलोचना के रूप में इसको मैंने कहा है, इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप में नेतृत्व क्षमता है, उसका विकास करें, लेकिन शब्दों की मर्यादा और दूसरे का मूल्यांकन करना, दूसरों के कार्यों के मूल्यांकन करना भी आपको सीखना पड़ेगा और आपको अपने में भी सुधार करना पड़ेगा, तभी आप देश में और व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे। तीसरी बात कि आपने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और मौलिक अधिकार के ऊपर में कहा कि उसमें मौलिक अधिकार में कुछ है ही नहीं। मैं आपको ये बताना मैंने चाहता ये हूँ। नहीं कहा, मैंने ये नहीं, कहा बिल्कुल कि ये बिल्कुल पांच मैंने सुना चीजें, है सर। सर मैंने सुना है। ये ये पांच चीजें अंबेडकर के नहीं है संविधान मौलिक संविधान अधिकार। का बताइए, पूरा रोजगार का उल्लंघन मौलिक कर रहे हैं अधिकार आप। है उसमें? नहीं मैं नहीं, आपसे पूछता बिल्कुल हूँ, है बिल्कुल। क्या? सर पहले पूरी बात सुन लिया जाए। जी। आप ऐसे कह सकते थे उसको कि देखिए समय स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हर चीज में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जो चीज 5 बरस पहले कोई चल रहा था 5 बरस के बाद उसमें आवश्यक है अमेंडमेंट होना। हर चीज में सुधार और अपडेटिंग की आवश्यकता है। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, कोई भी टूल देख लीजिए, हमेशा अपग्रेड होता है। तो ये अपग्रेड तो समय की मांग है। ये समय की मांग है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में है सर। तो उसके उसके माध्यम से हम हर कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर कुछ हो सकता है। इसलिए ये कहना कि अंबेडकर का वो चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे सर, जिस टाइम में बनाया गया था उस टाइम में कितने ब्रेन मास्टर सब थे, वो सब फेल्योर हो गए थे, उन्होंने ही बनाया था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आप सुधार करिए। संविधान में भी संशोधन का प्रावधान है, हमेशा अमेंडमेंट होता है, हमेशा कानून में। अंग्रेजों का बनाया हुआ इतना सारा कानून है, आपने उन कानून में सुधार करने के लिए आज तक कितने रिकमेंडेशंस किए, कितना आंदोलन किया आपने। आज ये समय की मांग है। तो दूसरों के काम को महत्व देना और एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता का अपना इज्जत है, उसका अपना महत्व है, उसके नजर में उसका जो दायरा है वो अपने दायरे में संघर्ष करता है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रोग्रेस, आपके 21 महालक्ष्य का अनुसार जो आप बढ़ रहे हैं उसकी असीम शुभकामना। 5 मौलिक अधिकार में आप अमेंडमेंट चाहते हैं, ऐसा बोलिए। ऐसा बोलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ शब्दों में सुधार करने के बाद बाकी सब सही है। ऐसा काम करिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे आपहु शीतल होए, और लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूरी। मैं ये 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। मुझसे कोई अगर अतिशयोक्ति हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गोपाल जी, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूं और आपका इन्स और आउट दोनों जानता हूं। आपने जो सलाह दी है वो बहुत अच्छी है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जाके मनोभावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप मुझे अपनी मनोभावना के इंसाफ देख पा रहे हो, क्योंकि आप ये भूल गए कि 2017 में जब मैंने भेजा था उस समय मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म के पद पर ही आसीन था। उसको 2 साल तक सभी राज्यों में भेजकर परीक्षण कराकर, पीयर ग्रुप का रिव्यू कराकर उसे नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की। ये कई बार आपको बताया जा चुका है, ये पोस्ट रिटायरमेंट का काम नहीं है, ये सिटिंग डीजी का काम है। जो 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक पूरा कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा गया, वो भी सिटिंग डीजी ने भेजा है। पुलिस विभाग में ऐसा बहुत कम होता है कि डीजी जो है ना सीधे जो है ना बहुत सारे काम करे। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में ये भाव होता है कि रिटायरमेंट के बाद ही ज्ञान पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है। जब मैं एएसपी भी रहा हूं उस समय के भी यदि आप किससे सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि एक प्रोबेशनरी एएसपी भी ऐसा काम कर सकता है क्या? एक एडिशनल एसपी सिटी भोपाल क्या ऐसा काम कर सकता है?
क्या एसपी भोपाल, एसपी मंडला ऐसा काम कर सकता है? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उस बारे में कुछ यदि निकालेंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैंने आम्बेडकर जी में कोई कमी नहीं निकाली। मैंने केवल ये कहा है कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें ये पांचों चीजें समाहित नहीं है। ये एक एलिमेंट ऑफ फैक्ट्स है, उसको आप भावनात्मक आपको नहीं होना चाहिए। मैं उसको कोई शब्द जाल में नहीं फंसाना चाह रहा था, मैं उसका स्ट्रेट जवाब दे रहा था कि जो अभी मौलिक अधिकार हैं उसमें इन पांच चीजों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है, कुछ बदले हुए शब्दों के साथ, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया। और 140 करोड़ का लक्ष्य तो किसी ने भी निर्धारित नहीं किया। आज तक किसी ने किसी के भी पोटेंशियल को जानने की कोशिश नहीं की है। मैं गोपाल प्रसाद जी आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा, आप भी जरा अपने उसमें झांक के देखिए कि आपके परिवार के सदस्यों ने, आपकी समाज ने, आपके प्रदेश ने, आपके राष्ट्र ने कभी आपके पोटेंशियल को जानने की, परखने की कोशिश की क्या? तो ये एक विडंबना है, क्योंकि आप जिस सेटअप में जी रहे हैं ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये वही सेटअप है जो भारतीय गुलामों के लिए पैदा किया गया था। हम ये कहना चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह जैसा 24 साल का छोटा बच्चा अपनी डायरी में अपने सपनों का भारत लिख सकता है। ये बड़े बड़े जो है ना यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आने वाले बैरिस्टर्स लोग, इन्होंने अपने सपनों का कोई भारत नहीं देखा। इनके जेहन में कभी ये सवाल नहीं आया कि जो है अच्छे राजनेता पैदा करें। ये वोट के लिए 55 कानून बना सकते हैं जो संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि शब्दों में मत उलझिए, लक्ष्यों को प्रधानता दीजिए, उसके लिए सिस्टम बनाने की बात करिए, उसके लिए लोग बागों को तराशने की व्यवस्था इन 5 मौलिक अधिकारों में निहित है। तो अलग से नहीं, वो तो इन्हीं के तहत पैदा हो जाएगा। और इसमें धन के निर्माण का मॉडल है, और वो धन का निर्माण आज के धन के निर्माण से बहुत सुपीरियर है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एसेट स्टैंडर्ड। इट इज समथिंग लाइक जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसी तरीके का जो है ना ये स्टैंडर्ड है। तो इसमें मानवीय संसाधनों की व्यवस्था भी है, इसमें धन की व्यवस्था भी है, और एक तथ्य जो अभी तक नहीं आया वो बता दें, इसमें भूमि की व्यवस्था भी है। तो अभी जो है, जो भूमि की व्यवस्था की जाती है वो अंग्रेजों की हड़प नीति, भूमि हड़प नीति के तहत की जाती है, जिसका अंग्रेजी नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे लैंड ऑनरशिप क्लब का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। लिहाजा कोई भी भूमि मालिक किसी भी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी भूमि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उपयोग की जाएगी, और वो जो है ना उसके उस स्टेक होल्डर बन जाएगा। जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है वो लैंड ओनर्स के पास पहुंचेगी। लैंड ओनर हमेशा लैंड ओनर ही बना रहेगा। लिहाजा ना धन की कमी पड़ेगी, ना मानवीय संसाधन की कमी पड़ेगी, और ना ही भूमि की कमी पड़ेगी। लिहाजा भविष्य में जो गौशालाएं होंगी वो हजारों एकड़ों में फैली होंगी, अद्भुत होंगी, दर्शनीय होंगी। जो इनके ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे वो अद्भुत होंगे, जो पौधों को बनाने की नर्सरियां होंगी वो अद्भुत होंगी। लेकिन वो नए इकोसिस्टम के तहत ही पैदा की जा सकती हैं, क्योंकि आज तो जो है अर्थव्यवस्था में जो भी लोग हैं वो अपने हितों को खोज रहे हैं। आपके जो किसानों के 3 नियम का बनाए गए थे उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने हितों को संरक्षित किया था, उस पर मैं विस्तारित नहीं करना चाहूंगा। तो यदि गोपाल प्रसाद जी को मेरी कोई भाषा में वो हुई है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मैं भाषा ज्ञानी नहीं हूं और आप जैसा कलम का ज्ञानी भी नहीं हूं। मैं एक ठेठ डंडा छाप जो है
पुलिस वाला रहा हूं। वो अलग बात है कि मैंने 13 डिग्रियां हासिल की हैं और हर जगह टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया है। इवन एज ए आईजी ऑपरेशंस का कश्मीर, मैंने अपने द्वारा ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी का ऑपरेशंस में यूज करके 130 मिलिटेंट्स को मारने में सफलता प्राप्त की है। तो अभिषेक मैं इसे अभिषेक जी, भगवान के रूप में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन गोपाल जी जो आपने मुझे सलाह दी है, हमेशा जो है ना हर व्यक्ति में सुधार का स्कोप बना रहता है। मैं उसे एक सकारात्मक सुझाव मानकर जो कुछ भी अपने आप में सुधार कर सकूंगा वो मैं सतत उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। और आपके जो है ना अच्छे शब्दों के लिए और अच्छे सुझावों के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक जी, समय काफी हो धन्यवाद गया है। श्री। जी जी, मैं इसको वो करता हूँ, समराइज करता हूँ। अ, आदरणीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी, आपने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया हुआ है और ये लक्ष्य इतना बड़ा है कि आ, इसको समझ, जो कहते हैं ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाने के लिए भी हम जैसे लोगों को काफी समय लगेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन के कई दशक इस सोच को लाने के लिए दिए हैं। तो इस सोच को आ, आप चाहे भी तो किसी के अंदर एक दिन या एक हफ्ते में नहीं डाल सकते। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और सभी का अपना अपना असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है, तो उसी हिसाब से लोग सोचते हैं। सोच में बदलाव धीरे धीरे आता है। तो ये जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं, ये मैंने क्योंकि पढ़े हुए हैं, ज्यादातर सभी प्रासंगिक हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि शब्द जो है वो बहुत एक, जिसे बोलते हैं कि शब्दों की कारीगरी कम हुई है, सीधे बात रखी गई है। तो वो सीधी बात अच्छी होती है, लेकिन कई जगह पर शब्दों की कारीगरी भी आवश्यक है। और फिर एक चीज और, ये जो आपके डॉक्यूमेंट जो मुझे मिले, तो ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं, तो जिसमें 140 करोड़ लोगों का रोजगार है, जिसे आप वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं, या इसमें कुछ पार्ट दूसरे अधिकार से इंटरलिंक्ड भी है, कि मतलब उसके योग्यता और स्किल मैपिंग और उसकी जो बात किया आपने। तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि हम क्योंकि 100 करोड़ लोगों के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो हम पहले उस रोड मैप को रिटन में बनाएं, और उसमें विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, उसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और वो मॉडल क्या होगा और किस तरह से ये अभिषेक जी, दिया वो जाएगा, डॉक्यूमेंट क्योंकि बना ये। हुआ है, छोटा छोटा सा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। जी जी, वो अगर आप उपलब्ध करा दें तो पहले पॉइंट से हम लोग शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें और अभी तक 7 डॉक्यूमेंट बने हैं। मैं आपको सभी 7 डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। और जी जी कुछ डॉक्यूमेंट प्रक्रियाधीन हैं। जैसे जी अपराध वाले को ही मुझे काफी अनफोल्ड करना है। हमें जो जी है जी गायों के ब्रीडिंग के ऊपर, गायों गौशालाओं के ऊपर, जैविक खाद और जी उसके ऊपर, उसको थोड़ा सा एनलार्ज करना है, क्योंकि वो इसके बेस में जाने वाला है। तो जी कुछ डॉक्यूमेंट्स दे आर अंडर द प्रोसेस। और जी वो डॉक्यूमेंट कोई फाइनल नहीं है। उनमें जो जी जो भी सुझाव आते हैं, और हम अपने स्तर पर जी भी जो हमारी खुद की प्रक्रिया और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में जो रिफाइनमेंट आता है, आई कीप ऑन रिवाइजिंग जी दैट। ये कोई जी स्टैटिक जी डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई जी फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं है। सभी के जी सुझाव और से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जी एक बार वो पुरस्कृत हो जाता है, तो जब तक जी उसको जी हम जी दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं, तब तक उसे लक्ष्य माने और जी फिर जी बिल्कुल प्रक्रिया के तहत उसे रिफाइन भी करते रहे। बिल्कुल। और वो एक रिफाइनमेंट की और एक प्रक्रिया और भी मैंने विषय है आपको जिस समझाई। पर, जी जी, एक और विषय है। वो विषय ये है कि जब हम शपथ लेने की और 100 लोगों के जोड़ने की बात करते हैं, तो मैंने आमतौर पर देखा है लोगों की प्रक्रियाएं थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं। उसमें कारण क्या होता है कि एक तो ये प्रश्न खड़ा होता है क्या, कि अभी तक हमने जो काम किया वो, मतलब उस शपथ ली या नहीं ली, लेकिन जो काम किया तो क्या वो भारत को
आगे बढ़ाने के प्रयास में नहीं किया। फिर दूसरा 100 लोगों को जोड़ना। तो 100 लोगों को जोड़ने का भी एक विषय है। विषय ऐसे है कि सभी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। सभी ऑपरेट करते हैं, अपने तरीकों से ऑपरेट करते हैं। और उस तरीके में कुछ लोग लीनियर मॉडल पे काम करते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मॉडल पे काम करते हैं। अलग अलग सबके थॉट प्रोसेस होते हैं। जो जिसका यूटिलाइजेशन है, एक संगठन का नेतृत्व देने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो जिसका यूटिलाइजेशन दिखाई देता है उसको इस तरीके से उसको अपने साथ में जोड़ा जाए। और थोड़ा सा रिगिडनेस जो है, कभी भी हमें में उससे उसको लाने से हमें बचना होगा। अप्रोच में हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे उतना ही और साथी जोड़ेंगे। अभी जो ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये 5 लेयर अभिषेक और जी, आप क्या ऑल से। जो आपने सुझाव दिए हैं उसमें कुछ प्रतिक्रिया चाहते हैं या यू वांट टू कंटिन्यू? मैं पहले बात रख लेता हूँ, फिर आप प्रक्रिया देंगे और फिर इसके बाद हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक। मतलब इस डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे। तो जो ठीक। हमारा ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, ये कोई एक संगठन का प्रोग्राम नहीं है। इसमें बहुत सारे संगठन शामिल हैं और सभी से अनुरोध ये किया जा रहा है कि अ, हम देश की बात करते हैं, हम विश्व की बात करते हैं, लेकिन एक छोटे क्षेत्र, एक गांव या एक ब्लॉक जहां पर हम रहते हैं, जहां हम पले बड़े होते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ होता है, उसके सुधार के लिए तो जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। और उसके लिए जो 5 डायमेंशन है, वो पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, और जो अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस है और इंस्टीट्यूशनल है। इन 5 डायमेंशन में जो उस एरिया में वर्क कर रहे वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। लीडर्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो सोशल लीडर हो सकता है, वो किसी इकोनॉमिकल फील्ड में, किसी कोऑपरेटिव या किसी और कोई छोटा सा इंडस्ट्री चलाने वाला भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल धार्मिक लीडर भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन को रन करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो जिनकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो करंट सड़ी हुई व्यवस्था के से बियॉन्ड जाकर कुछ नया मॉडल देने की है, तो उनको साथ में जोड़ करके एक नई व्यवस्था को बनाने और उसको बेहतर करने में एक साथ मिलके काम करने का है। ये किसी संगठन बनाने का नहीं है। जो जिस संगठन में है या जो जिस संस्था को बना के काम कर रहा है, बस उसके साथ खड़े होकर अगर उसको कहीं हम मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो वो करने का है। तो जो आपका मिशन है, उस मिशन के लिए जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेट ज्यादातर एक तरह से टोटली रिटायर्ड हो जाते हैं, आपने ये कठिन डगर चुनी। उसके लिए पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये करेज दिखाया और इतनी कठिन राह है। बिल्कुल एक डिफरेंट टेंजेंट में आप आए हैं, जहाँ पे लोगों के क्रिटिसिज्म और बहुत सारी समस्याओं को आप डेली रूबरू होते हैं। लेकिन सही बताऊं तो ये रास्ता ऐसा ही है, और इस रास्ते में बहुत बार ये समस्याएं आएंगी, और इसे समस्याएं ना मानिए, इसे आशीर्वाद मानिए, या अपना आत्मावलोकन और अपने को और बेहतर करने का एक वो मानिए। तो ये इस तरह से ही चलेगा। और ये जो आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे उस पे, पिछली बार मैंने आपको कुछ शायद भेजा था। मैं इस बार एक एक पॉइंट पर और जो हमारे अभी राकेश जी ने भी बोला है, तो हम लोग उसमें देंगे। और ये जो ब्लॉक एडॉप्शन का जो कार्यक्रम है, ये हेलो। चलता रहेगा। और इसी बीच में आपके कार्यक्रम को भी हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं उसके लिए भी देखा जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो जो संस्कृत में कहते हैं कि एकम सत्या विप्र बहुधा वदंती, तो ये वही वाली बात है। थोड़ा सा अप्रोचेस का फर्क है और थोड़ा सा असेंबली लाइन प्रोडक्शन डिफरेंट है, तो इस वजह से ये है। लेकिन जैसे जैसे हम साथ में काम करेंगे तो ये चीजें बेहतर। बहुत सारे साथियों ने अपने बात रखे, और अगर किसी बात से आपको कुछ दुख पहुंचा हो या हो, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे क्षमा मांगता हूँ। अंत में इस सारी चीज को आप अपने उससे रख सकते हैं, और फिर ये समय हो चुका है, इसको हम चर्चा को विराम देना चाहेंगे।
आ जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छे शब्दों में इसको लगभग समाप्त कर दिया है। उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। मैं केवल एक दो चीजों पर जो आपने कहा है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, वो भी बहुत नपे तुले शब्दों में। जैसे आपने कहा है कि 100 लोगों को जोड़ने की बात है। 100 लोगों को नहीं जोड़ना है, 100 जनों को, अपने लोगों को, 100 धन जन, अपने लोगों को जोड़ना है। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, चूंकि उनसे हमारा आत्मीय संबंध है। और यदि हमने समझ लिया कि इन 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों से हमारा हित सध सकता है, हमें जिसको कोई चीज, अपने लाभ की चीज यदि हर व्यक्ति को दिख रही है, व्यवसायी को, किसी को दिख रहा है कि साहब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी को दिख रहा है कि धन ना होने के बावजूद भी मुझे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, किसानों को ये लग रहा है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारी आमदनी 5 गुना हो जाएगी, तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी चीज उसमें दिखेगी। तो मेरा ये कहना है कि आपको यदि अपने लाभ की उसमें चीज दिख रही है, तो उस चीज को जमीन पर उतारने के लिए आप जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं, कृपया उसे जारी रखें। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि उसके साथ साथ इन लक्ष्यों के प्रति भी अपना संकल्प बताएं, तो हमें शक्ति मिलेगी और हम उस संख्या पे पहुंच पाएंगे जिससे हम इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे। क्योंकि ये राजनेता बिना बेबस हुए आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। क्योंकि 78 साल के बावजूद भी इन्होंने आपके ऊपर वही गुलामों के नियम यथावत थोप दिए। जो थोड़ा बहुत सुधार किया है, इट इज मोर कॉस्मेटिक रादर देन रियल। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि जो ये जोड़ने की प्रक्रिया है, और यहाँ पे हम जो आप कह रहे हैं, ये संकल्प सिर्फ इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हम उस संकल्प से एक जुड़ाव महसूस करें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अच्छे भारत में के प्रति आपका कमिटमेंट नहीं है। इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है जो आप कर रहे हैं वो छोटा है, वो बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति जो जो भी काम कर रहा है, चाहे कोई आंखों का ऑपरेशन करा रहा हो, चाहे किसी के घुटनों का ऑपरेशन करा रहा हो, चाहे गरीबों को भोजन खिला रहा हो, जो भी छोटा मोटा जो कुछ भी व्यक्ति अपने दायरे में कर पा रहा है, वो साधुवाद का पात्र भी है, धन्यवाद का पात्र भी है। और मैं उसका जो है ना यशोगान भी करना चाहूंगा, उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा। और उसको हम छोटा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप उसी को करते रहिए, हमारा भी सहयोग आपके साथ है। लेकिन उसके साथ साथ इन 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य यदि आपको लग रहा है कि इससे आपको और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल पाएगा, तो संकल्प के साथ सॉलिडरिटी करिए। और उससे जो अपने जो लोग हैं उनको यदि आप जोड़ेंगे, तो वो संख्या बल हमको मिल पाएगा जिससे हम राजनेताओं को विवश कर पाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो हम उन्हें पराजित कर पाएंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसे महाभारत में 5 गांवों को भगवान कृष्ण ने मांगा था, जो कि नहीं दिए गए। हमें भी लगता है कि शायद हमारे राजनेता ये जो हम जो मांग रहे हैं, ये 5 गांव मैं इन्हें कहूंगा, यदि ये 5 गांव नहीं देंगे तो महाभारत होगा। और निश्चित तौर पर हमारे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित होंगे, ये मेरिट लिस्ट में स्थापित होना उनके हाथ में है, ये उनकी सामर्थ्य है। लिहाजा ऐसे सामर्थ्यवान चंद्रगुप्त जो बनेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनके स्तर का टिकट भी मिलेगा, और ऐप के माध्यम से हम उनके सपोर्ट में निकलेंगे और उनके हाथ की तख्ती लेके निकलेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और फलाने फलाने दिन जो है वोटिंग है, हम ईवीएम मशीन पे जाके सरल क्रमांक फलाने फलाने पे हमारे चंद्रगुप्त का नाम इंगित है, हम उसे जो है ना विजयी बनाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्त को ना अपनी होर्डिंग लगाना पड़ेगी, ना अपने लिए वोट मांगने किसी के यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य, ये हमारे जो है ना सिद्धांतिक जो है मानक बन जाएंगे और हम इन्हें जमीन पर उतार पाएंगे। मैं एक बार फिर से अभिषेक जी और अपने सभी 11 साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना जी। समय दिया। यदि कहीं पे उन्हें लगा हो कि मैं
इनफ्लेक्सिबल हूं या मुझमें वो पुराना जो है डीजीपी वाला गुरूर है, तो कुछ ना कुछ पर्सनालिटी की शेपिंग होती है। हो सकता है कि वो ऐसा कुछ आभास आप लोगों को लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं अपनी बात की दृढ़ता को जरूर बरकरार रखना चाहूंगा, अपने कमिटमेंट को भी जो है ना मैं बरकरार रखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा अनूठा भारत मिले जो कि महान भी हो और विश्व गुरु हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुड़ा अभिषेक, रहूंगा आप लोगों से। और मेरा कहना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कदापि छोटा नहीं है। मेरी किसी बात से यदि आपको ऐसा लगा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभिषेक, धन्यवाद आप सभी का। अभिषेक। और आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, ये फर्स्ट डे रिकॉर्ड टाइमिंग हम लोगों का हो गया है कि इन स्पाइट ऑफ यू एंड ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के हम क्लोज करेंगे टाइम में। ये 10:12 13 हो गए हैं। जी, तो मैं अब चाहता क्लोज हूँ हो कि गया, दो क्लोज हो गया, नहीं, इसको तुरंत अभी क्लोज मैं किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं, आप और मैथिली शरण गुप्ता जी 2-4 मिनट और अगर रुक जाएं, सब लोग चले जा भी सकते हैं, जो रुकना चाहें नहीं वो रुक नहीं, भी अलग सकते से हम कॉल कर लेंगे, अलग से कॉल कर लेंगे। जी। हैं। मैथिली जी, शरण जी को भी धन्यवाद। इंक्लूड कर लीजिएगा। जी जी और एक ऑनेस्ट फीडबैक हम लोग। जी जी, धन्यवाद। मैं आप सभी इंतजार का कर रहा हूँ धन्यवाद। आपको। अभी जी जी जी, आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।